देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस देखो। मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन जो है डिपेंडेंट ब्रांच का जो है डेटर मेथड हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, डेटर मेथड में हमें मेनली करना क्या है, देखो डेटर मेथड में हमें वही सारे ट्रांजैक्शंस लिखने होते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का होता है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो इस पीडीएफ में नहीं है, आगे वाले पीडीएफ में है, वहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइबिलिटी को लिखते हैं, और हम लोग का ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है वो लिखते हैं। ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ मैंने तो बहुत सारा चीज लिखवा दिया है, लेकिन याद रखने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि ब्रांच जो है डिपेंडेंट तो है, लेकिन पहला वाला मेथड कब लगता है पता है, जो स्टॉक एंड डेटर मेथड तब लगता है जब ब्रांच बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो स्टॉक डेटर मेथड लगता है। ठीक है, तो वहां पर 7 लेजर्स बनाने का जरूरत पड़ता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है हेड ऑफिस को रखना पड़ता है। लेकिन जो थोड़ा मीडियम ब्रांच होता है, ठीक है, मतलब जिसपे हेड ऑफिस का कंट्रोल तो जरूर है क्योंकि डिपेंडेंट तो है ही है, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग भी बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स पे हर बात पे डिपेंड होते हैं ना, हमें चलना भी नहीं आता है तो वो चलाते हैं तो हम लोग चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिपेंडेंसी जो है कम होते जाता है जैसे हम लोग बड़े होते हैं, तो वैसे ही ये ब्रांच जो है ना मीडियम टाइप का है। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट तो है लेकिन उतना भी नहीं है, इसीलिए हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी। ठीक है, और ब्रांच को मैंने क्या भेजा और ब्रांच से मुझे क्या मिला, बस हम यही डिटेल्स देखेंगे, ब्रांच का किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो मुझे नहीं देखना है। जैसे देखो ब्रांच का डेटर ने बैड डेप्ट कर दिया तो फिर हेड ऑफिस बोलेगा देखो अभी तुम बड़े हो गए हो, वो चीज तुम खुद संभालो। ठीक है, मुझे तो बस इतना देखना है कि मेरा डेटर ओपनिंग का कितना है, क्लोजिंग का कितना है। अगर डेटर ने बैड डिप्ट किया तो वो फिर जो है तुम समझो क्योंकि तुम अभी थोड़े बड़े हो गए हो। ठीक है, मतलब वो चीज को तुम खुद मैनेज करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जब पूरा पूरी कंट्रोल कंट्रोल रहता है लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं रहता है, तब हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आएगा, तो पहले देखो दो तीन छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये जस्ट एग्जांपल्स है, तो एक बार हम बता देते हैं, देखो कैसे करके इसका सोल्यूशन होगा। पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में बोला है एक्सपी लिमिटेड ओपन ए ब्रांच एट दिल्ली। ठीक है, तो इन्होंने ब्रांच ओपन किया है दिल्ली पे एंड सेल गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच। तो इससे पता चलता है कि डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रांच खुद नहीं खरीद रहा है, उसको हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें अलग अलग देगा नहीं, खुद पढ़ के समझना पड़ेगा, तो इसीलिए वो पॉइंट्स में हमें ध्यान देना चाहिए जो पढ़ के हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है कि क्वेश्चन डिपेंडेंट का है। फिर बोल रहा है दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट एट 62,000, और ब्रांच ने सारे के सारे स्टॉक को 62,000 में सेल कर दिया। तो ये पैसा क्या होगा, ये पैसा ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को दे देगा। ठीक है, ऐसा ही रूल्स होता है ना कि देना पड़ेगा। तो देखो अगर मैंने लिखवाया था ना टू गिवन ऐसे करके, मैंने जब तुम लोग को एक जो है फॉर्मेट लिखवाया था तो वहां पर लिखा था ऐसे डेबिट साइड में टू गिवन। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सेप्ट जो कर रहे हैं, तो देखो गिवन में ये 50,000 जाएगा और एक्सेप्ट में ये 60,000 62,000 आएगा, 62,000 का क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है, फिर बोल रहा है नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड, और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। देखो इससे भी पता चलता है कि ये हम लोग का डेटर मेथड है। ठीक है, डेटर मेथड, क्यों डेटर मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। तो ये एक पॉइंट है जिससे पता चलता है कि यहां से तो पता चला कि भाई डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करें, जब कुछ नहीं बोलेगा तो अपने मन से कोई भी मेथड लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर हमें पहचानना है कि कोई हिंट्स तो है कि ये मेथड फॉलो करना है, तो देखो बोला ब्रांच अकाउंट बनाओ, मतलब डेटर मेथड। ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में और प्रॉफिट को फाइंड आउट करो, तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो देखो दिख ही रहा है 50,000 का स्टॉक बेचा 62,000 में, और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा बोलो, अकाउंट तो बना के दिखा देंगे लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ होगा बोलो, ये तो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा।
बोलो। प्रॉफिट कितना हुआ होगा? अगर 50,000 का चीज 62,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। मैम 12,000। हाँ, तो ये मैंने ऐसा क्या पूछा? देखो, जब हम लोग डेटर मेथड फॉलो करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में एसेट लिखने के लिए बोला जाता है। इधर बाय बैलेंस सीडी करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बीडी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। बाय क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी, जो लिखना चाहो। इधर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है तो इधर क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। मुझे डायरेक्टली इतना बोला गया है कि ब्रांच ने 50,000 का स्टॉक भेजा है, तो गिवन में 50,000 और रिसीव हुआ है 62,000। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है? तो देखो, हम यहाँ पर जस्ट दिखा रहे हैं समझाने के लिए। देखो यहाँ पर क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिटर सिर्फ नहीं होगा, कोई भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ना तो क्लोजिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का। इधर एसेट आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डेबिट साइड है हम लोग का, एसेट आता है, ठीक है, और ये एसेट का क्लोजिंग होगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मिसिंग है। तो हम लिख क्यों रहे हैं? क्या लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं दोबारा से कि हमें ये अकाउंट कैसे बनाना पड़ता है। हमें लिखना पड़ता है ओपनिंग क्लोजिंग एसेट, अगर कुछ है तो इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। और इसका पोस्टिंग कैसे होता है? सीधा सा बात है, एसेट डेबिट होता है तो इसका ओपनिंग इधर, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो इसका ओपनिंग इधर, और ओपनिंग जिधर होगा ऑपोजिट साइड में हमेशा क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो फिर गलत होने का तो कोई चांसेस नहीं है अगर हम लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गुड्स भेजा गया है 50,000 का। अब मैंने तो लिखवाया था टू गिवन, लेकिन वैसी लैंग्वेज थोड़ी ना यूज होता है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लैंग्वेज क्या होगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भी भेजेगा, तुम लोग देख सकते हो मैंने लिखवाया था टू गिवन बोल के, ठीक है, तो फिर यहाँ पर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल होने से क्या जनरेट होगा? बोलो, क्रेडिट सेल होने से क्या मिलेगा? मतलब क्या, जैसे कैश सेल होने से कैश मिलता है, क्रेडिट सेल होने से क्या मिलेगा, मतलब क्या जनरेट होगा? मैम डेटर्स। डेटर। तो डेटर मेरा ओपनिंग बैलेंस का होगा कि क्लोजिंग बैलेंस का होगा? क्योंकि डेटर तो मुझे एसेट इधर लिखना है, तो बोलो डेटर कहाँ लिखे, ओपनिंग वाला है कि क्लोजिंग वाला है? ओपनिंग तो तब होगा ना मैम जब प्रीवियस ईयर का सेल होगा। हाँ बोलो। यस मैम, ओपनिंग वाला ही है। ओपनिंग वाला होगा, ये प्रीवियस ईयर का सेल ऐसे थोड़ी बोला है। बोला है कि इस बार भेजा है और भेजने के बाद 62,000 का उन्होंने सेल किया है, तो इसका तो हमें कोई टाइम पीरियड्स बताया ही नहीं है। तो ये क्या लगता है, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है कि प्रीवियस ईयर हुआ है? कहीं प्रीवियस ईयर तो हमें बोला नहीं है ना। इन्होंने देखो फिलहाल ही ओपन किया है ये ब्रांच, तो ओपनिंग इनका कैसे आएगा? इन्होंने अभी अभी ब्रांच ओपन किया और ब्रांच को बोला ये लो 50,000 का स्टॉक बेचो, ब्रांच ने बेच भी दिया 62,000 में, और कोई अभी फिलहाल यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर का डेटर है कि प्रीवियस ईयर का डेटर है? ये मान लो प्रीवियस ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर, ये कब, कौन से पीरियड का फिर डेटर होगा? बोलो कौन से पीरियड का होगा? मैंने तो हिंट्स दिया, अब बोलो कौन से पीरियड का डेटर होगा? अगर बिजनेस अभी ओपन हुआ है, क्या कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? मुझे पहले ये बोलो। नो मैम। तो फिर डेटर यहाँ पर होगा ना, इस साल का जनरेट हुआ है तो क्लोजिंग डेटर होगा। ये छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देख, अच्छा, ये डेटा हम लोग का हो गया और हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज कर देते। इधर आएगा 62,000, इधर आएगा 62,000, बैलेंस करके आ जाएगा हम लोग का 12,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आंसर निकल के आए, ये हम लोग का क्या होगा, नेट प्रॉफिट। देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। यहाँ ये देखो, एसेट, अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस में देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है, ठीक है। वो तो मैंने कंसेप्चुअली समझाया था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो
50,000 का स्टॉक अगर 62,000 में बिका है तो 12,000 का प्रॉफिट ही ना हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस अकाउंट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ सकता है, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ये है तो डेटर अकाउंट की तरह, ब्रांच अकाउंट डेटर अकाउंट की तरह है, लेकिन नाम से डेटर अकाउंट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट जो है, डेटर में तो कभी प्रॉफिट लॉस नहीं आता, ये एक्चुअली एक मिक्स्ड अप कंसेप्ट है, डेटर का भी कंसेप्ट है, और क्योंकि ब्रांच हमारा एक्चुअल थोड़ी ना डेटर है, ब्रांच को हम लोग डेटर की तरह सोच रहे हैं कि भाई बड़े हो गए हो तुम तो थोड़ा तुम्हारा खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। ठीक है, मुझे बस बता दो कितना सेल किए हो, कितना डेटा जनरेट हुआ है, कितना कैश जनरेट अगर हुआ है तो वो, और मुझे बताओ, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस ने कैलकुलेट कर लिया कि इस ब्रांच पे इतने का प्रॉफिट हुआ है, बस सिंपल। यहाँ पर कुछ था भी नहीं, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तुम लोग बताना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दिया है। एक्सपी लिमिटेड ओपन ए न्यू ब्रांच एट दिल्ली, एक्सपी लिमिटेड सेल गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच, सेम डेटा है। ठीक है, दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स एट इन कैश। अभी देखो थोड़ा यहाँ पर चेंज किया है, वहां बोला था क्रेडिट में बेचा है 50,000 का स्टॉक 62,000 में, यहाँ पर बोल रहा है कैश में बेचा गया है 70,000 पे। ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000, अब ब्रांच ने अपना खर्चा भी पे किया है 8,000। ठीक है, क्योंकि ब्रांच थोड़ा सा बड़ा है, मैंने बोला ना कि ऐसे में पता चलता है कि ब्रांच को भी देखो छोटा छोटा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अपना खर्चा खुद पे कर सकते हो, तो ब्रांच ने पे कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट ब्रांच, ब्रांच में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट, हेड ऑफिस के बुक्स में हमें ब्रांच का अकाउंट बना के दिखाना है। तो पहला बात है कि अगर ब्रांच को गुड्स भेजा जा रहा है, ठीक है, गुड्स सेंट, ये लाइन से पता चलता है कि डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, दूसरा बात है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच कैसा है, मतलब हमें कौन सा मेथड फॉलो करना होगा, तो बोल रहा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, मतलब डेटर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि डेटर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में कौन सा मेथड से करना है, वो अगर हिंट्स दिया हुआ रहेगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 2, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं, समझने के लिए, लिखना जरूरी नहीं है, अगर मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। बाय क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ठीक है, लाइबिलिटी का भी लिख लेते हैं, वैसे है नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। टू टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि सबसे पहले गुड्स 50,000 का भेजा गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला है, दिल्ली ब्रांच ने सारे गुड्स को बेच दिया है 70,000 कैश पर। ठीक है, तो ये मेरा कहां पर जाएगा, जैसे कैश सेल करने से कैश आएगा, जैसे देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में डेटर आया था, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तुम लोग अगर जो फॉर्मेट मैंने बनवाया था उसको देखोगे तो याद आएगा। ठीक है, तुम लोगों ने लिखा है तो वहां पर देख सकते हो, जैसे हम, मुझे फिर पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम ओपन करके दिखा देते हैं हम लोगों ने लिखा क्या था, अगर तुम लोगों को याद नहीं है। कॉपी में तो तुम लोग का जरूर होगा, होना तो चाहिए। ये देखो, आई थिंक ये वाला होगा मेरा। ये देखो मैंने लिखवा दिया था, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट में फर्नीचर आएगा, डेटर आएगा, कैश आएगा, इस तरीके का कोई भी एसेट है वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हम लोग का क्या हुआ, जैसे लास्ट टाइम क्रेडिट सेल हुआ था तो डेटर बना था, अभी यहाँ पर कैश जनरेट हुआ है 70,000। अब ब्रांच ने जो 8,000 का पेमेंट किया है, बोलो वो कहाँ से किया होगा, ब्रांच ने जो 8,000 का पेमेंट किया है वो कहाँ से किया होगा, ऑब्वियसली उसके पास सेल करके जो पैसा है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं बोला है ना कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया है
एक्सपेंस पे करने के लिए, ऐसा नहीं बोला है। तो ब्रांच खर्चा कहाँ से देगा, सेल करके जो इनकम होगा। तो यहाँ यानी यहाँ पर कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए बोलो, 70,000 इसके पास कैश आया था सेल करके, उसमें से 8,000 ब्रांच ने अपना खर्चा पे कर दिया, तो क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ जाना चाहिए हमारा 62,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फिर कितना आ जाएगा, बस और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का 12,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 62,000, यहाँ पर हो जाएगा 62,000। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हेड ऑफिस ने खर्चा भेजा था ब्रांच को पे करने के लिए, तब एंट्री होता, जरूर एंट्री होता। यहाँ पर बोला है ब्रांच ने खुद अपना खर्चा पे किया, तो कहाँ से करेगा, जो पैसा आया वहीं से करेगा। इसके पास तो अलग से कोई पैसा है नहीं, क्योंकि इसको तो सिर्फ स्टॉक भेजा गया था बेचने के लिए, पैसा वैसा तो नहीं दिया था हेड ऑफिस ने, अगर देता तो फिर हम लोग जरूर एंट्री करते। तो इसका मतलब सेल करके जो पैसा आया उसी से इसने खर्चा पे कर दिया। तो यहाँ पर कैश का वैल्यू मतलब हेड ऑफिस ये बोलेगा मैंने ब्रांच को 50,000 का स्टॉक भेजा, मुझे ब्रांच से कैश मिलेगा 62,000 का, क्यों, वैसे तो 70 मिलना चाहिए था, लेकिन उसने 8,000 का खर्चा पे किया है, तो फिर मुझे तो अभी 62,000 ही मिलेगा। तो मेरा इस ब्रांच से प्रॉफिट निकल के आता है 12,000। ठीक है, ये भी देखो सिंपल, यहाँ पर डेटर का कंसेप्ट सीखा हम लोगों ने, यहाँ पर जो है कैश सेल का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3, इसमें थोड़ा सा डेटा और ऐड ऑन हो गया है। प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट, देखो ये तो पता ही चल रहा है हमें डेटर मेथड करने के लिए बोल रहा है। ब्रांच अकाउंट का मतलब ही हो जाता है डेटर मेथड, और ये डिपेंडेंट ब्रांच होगा। एंड फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच इफ ट्रांजैक्शन आर एज अंडर, अगर ये सब ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, अच्छा पहले बोल रहा है गुड सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने इतने का स्टॉक ब्रांच को भेजा है, फिर से सेम अमाउंट दिया है। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, और यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर जो है ब्रांच के पास वो है 10,000 का, तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट मेरा एसेट। ठीक है, मतलब ब्रांच का फर्नीचर भी हेड ऑफिस का फर्नीचर होगा, ये ओपनिंग एसेट में आ जाएगा। क्रेडिट सेल हुआ है ब्रांच में 62,000, बैड डेप्ट हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच है, क्लोजिंग डेटर है, फर्नीचर आफ्टर डिप्रिसिएशन है 8,000, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना सा डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सब जो है क्लोजिंग एसेट है, देख लो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक एसेट होता है, क्लोजिंग है, खुद ही क्वेश्चन बता रहा है, तो क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग डेटर, डेटर एसेट होता है, तो ये भी देखो क्लोजिंग डेटर। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होता है, आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑफ 20% बोल रहा है 8,000, मतलब ये भी क्लोजिंग होगा, क्योंकि देखो ओपनिंग में हमारे पास जो फर्नीचर का वैल्यू था वो था 10,000, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग में फर्नीचर का वैल्यू था 10,000। ठीक है, और उस पे अगर 20% का डिप्रिसिएशन लग जाता है 10,000 में, अगर 20% का डिप्रिसिएशन लगता है तो वो 2,000 होता है। तो 10,000 से अगर हम लोग 2,000 को लेस कर देंगे तो वो 8,000 ही दिखेगा। दैट इज ये सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सॉरी क्लोजिंग एसेट्स है। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स है जिसमें 3 तरीके का आइटम है, एक स्टॉक है, एक डेटर है और एक फर्नीचर है। ठीक है, बीच में बस 2 ही ट्रांजैक्शन दिख रहा है, एक क्रेडिट सेल का, एक बैड डेब्ट का यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, ये ओपनिंग एसेट का दिख रहा है। हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है, तो देखो कैसे बनेगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, देखो हमें ट्रांजैक्शन कैसे लिखना होता है, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग, ये देखो ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग सॉरी ये वाला क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये सब लिख लेना पड़ेगा। और अगर हेड ऑफिस ने कुछ भेजा है तो वो, और हेड ऑफिस को अगर ब्रांच से कुछ रिसीव हुआ है वो, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इतना लिखने से ही ये अकाउंट बन के रेडी हो जाता है। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, पहले एसेट लाइबिलिटीज को पुट कर लेना चाहिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस भी तुम लोग लिख सकते हो, टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, बाय क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर बाय ओपनिंग बैलेंस। अगर कुछ हम लोग का
लाइबिलिटी हुआ तो देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी एसेट नहीं है ना, ये लिखना जरूरी नहीं है, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा, अभी हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो लिखना पड़ेगा, इसमें है जैसे ये 3 पॉइंट में कोई भी आंसर हमारा है नहीं, ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड है नहीं, तो हमें लिखना नेसेसरी नहीं है कि हमें ऐसे करके लिखना ही पड़ेगा। वो तो हम अभी इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग समझो कि कैसे करके इसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट को। और यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस सीटी, ठीक है। यहाँ लाइबिलिटी, इधर इधर लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी, इधर एसेट, इधर एसेट, एक जगह ओपनिंग एक जगह क्लोजिंग, इस पे हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। गुड सेल टू ब्रांच पहले बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड सेल टू ब्रांच, तो गिवन है तो टू गुड सेल टू ब्रांच, टू गुड सेल टू ब्रांच, ये हो जाएगा 50,000। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोला है फर्नीचर सेंट टू ब्रांच, फर्नीचर सेंट मतलब पहले ब्रांच को ये फर्नीचर भेजा गया था, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इस ईयर के शुरुआत में फर्नीचर का वैल्यू दिख रहा है 10,000, मतलब ओपनिंग एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे हाइफन देके, एसेट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, फर्नीचर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फर्नीचर, और उसका जो ओपनिंग वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही लिख पाएंगे, अदरवाइज कैसे लिखेंगे। 10,000 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सारे क्लोजिंग एसेट्स को पहले लिख लेते हैं, फिर हम ये दोनों ट्रांजैक्शन समझा रहे हैं। पहले क्लोजिंग सारे एसेट्स है उसको लिख लेते हैं, स्टॉक डेटर फर्नीचर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टॉक डेटर फर्नीचर, स्टॉक डेटर और फर्नीचर। अच्छा स्टॉक कितना है, 10, 61 और 8, 10, 61 और 8,000, ठीक है। स्टॉक डेटर और फर्नीचर, ये 3 चीज हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जो 2 ट्रांजैक्शन है उसका क्या होगा, बोल रहा है कि क्रेडिट सेल एट ब्रांच, ठीक है। ब्रांच में क्रेडिट सेल हुआ है, तो ब्रांच में अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो ये तो ब्रांच और कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ब्रांच और कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है। हेड ऑफिस को ये सबसे लेना देना नहीं, हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच अभी तुम बड़े डेटर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर 61,000, मतलब ये ट्रांजैक्शन हमें पुट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज तुम लोग को लिखवाया भी था कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन पुट करना है जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का होगा। तो ये ब्रांच हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये किसके बीच का ट्रांजैक्शन है, ये जो है क्रेडिट सेल, ये ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और बैड डेब्ट्स भी जो हुआ है वो भी ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है। हेड ऑफिस बोलेगा मुझे नेट डेटर बता दो, मुझे नहीं पता क्या बैड डेब्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या ये सब इंफॉर्मेशन कहीं पुट नहीं होता है, देखो उसका भी मैंने लिखवा रखा है, देखो हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर होता है उसका यूज। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, ये सब कभी ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन डेटर अकाउंट में जरूर आता है। अगर हम लोग को कभी भी डेटर अकाउंट बनाने का जरूरत पड़े, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग डेटर अवेलेबल है। मान लो अगर क्वेश्चन में 61,000 मेरे पास गिवन नहीं होता तो मुझे जो है ये इंफॉर्मेशंस का यूज करना पड़ता, वो भी हम दिखा देते हैं कैसे यूज करना पड़ता। मानो कि ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक वर्किंग नोट में बनाना चाहिए मेमो डेटर अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब ही होता है रफ, ठीक है। तो रफली हमें एक डेटर का अकाउंट बनाना चाहिए। तो डेटर के अकाउंट में क्या आता है, टू बैलेंस बीडी आता है और बाई बैलेंस सीडी आता है, सबसे पहला चीज, ठीक है। अगर कोई ओपनिंग डेटर है और अगर कोई क्लोजिंग डेटर है, ठीक है। अब देखो डेटर का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्रेडिट सेल 62,000, तो एंट्री क्या होगा, डेटर टू सेल, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर टू सेल्स 62,000, ठीक है। बैड डेब्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेब्ट का एंट्री होता है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो फिर डेटर में क्या हो जाएगा, बाई बैड डेब्ट कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जब क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो डेटर अकाउंट में जाएगा, डेटर अकाउंट में वही जाएगा ना जो रिलेट करेगा डेटर को, लाइक डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेब्ट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। तो अगर हम लोग इसको क्लोजिंग बैलेंस निकालते फिर मेरे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 61,000 होगा। बट इसका कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो है गिवन है
मेरे पास क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, हम बस ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज कब होगा, क्योंकि ये तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ब्रांच और डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन है। और अभी जो हम लोग मेथड कर रहे हैं उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है ना उसका एंट्री करो, बाकी चीजों का एंट्री नहीं करना है। बाकी चीजों का हमें क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी जो भी क्रिएट हो रहा है, ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी, वो हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो क्योंकि क्लोजिंग डेटर मुझे दिया हुआ था, तो देखो यहाँ पर मुझे मेमो डेटर बनाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट ये इसीलिए समझा दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए। बाई चांस अगर ये नहीं रहता तो फिर तुम लोग को डेटर कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करना पड़ता। बाकी इस क्वेश्चन के लिए इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग डेटर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। देखो अभी भी हमारे पास लाइबिलिटी लायक यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसको क्लोज करके देखते हैं कितना आता है। तो ये टोटल हो गया 79,000, ठीक है। यहाँ पर 79,000, 79 माइनस 60, तो 79 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 19,000। तो इधर आ रहा है तो नेट प्रॉफिट 19,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये इतना प्रॉफिट हुआ, देखो क्योंकि हमारा रिसीवेबल है 79,000, ठीक है। और ये देखो ये सब एडजस्ट होने के बाद, क्योंकि इधर हम लोग को क्या देखना है, हमारा एसेट ज्यादा है कि लाइबिलिटी, देखो वो चेक करने का भी जरूरत नहीं होगा क्योंकि मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बोला था तुम लोग को ये वाला प्रोसेस कि क्यों मेरा डेटर अकाउंट की तरह अगर ब्रांच अकाउंट ट्रीट हो रहा है फिर भी उसमें मेरा प्रॉफिट लॉस क्यों आ रहा है। क्योंकि ये तो तुम लोग के दिमाग में सवाल आ ही सकता है ना कि डेटर अकाउंट में कब से प्रॉफिट लॉस आने लगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच अकाउंट को भी डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, इसीलिए मेथड का नाम डेटर मेथड दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें एक्चुअली देखना है कि हम लोगों का एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है कि ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है, या फिर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है कि क्लोजिंग। यहाँ कैलकुलेट करने का इस तरीके से जरूरत नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं तो हमें अगर इधर आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट ही होगा, इधर अगर आंसर आ रहा है तो लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। तो ये देखो समझ में भी आ रहा है, हमारा इतना क्लोजिंग एसेट है, ठीक है, और हम लोग का ओपनिंग एसेट है इतना, ओपनिंग एसेट है इतना, और इतना हम लोगों ने गुड सेंड किया है, तो 60,000 हम लोग का एसेट इतना हम लोगों ने लगाया था, है ना। देखो ब्रांच को हम लोगों ने इतना दिया था, अब ब्रांच ने हमें कितना रिटर्न किया 79, तो हम लोग का 19,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो, तो ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन दिया था, इसका कोई जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोला मैंने, ठीक है। अब हमारे पास कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग जो है कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बकिंगहैम ब्रदर्स बॉम्बे हैव ए ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। तो इनका बॉम्बे में हेड ऑफिस है और ब्रांच इन्होंने ओपन किया है नागपुर में, इन्होंने गुड्स जो है अपने ब्रांच को कॉस्ट में भेजा है, तो इससे पता चल रहा है कि ब्रांच जो है वो डिपेंडेंट वाला ब्रांच है। However, direct purchase are also made by the branch for which payment are made at the head office। अच्छा ये भी देखो, मैंने बोला ना यहाँ पर ब्रांच थोड़ा सा जो है बड़ा हो गया है, ठीक है, मतलब एकदम छोटा बच्चा नहीं है कि कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है। इसीलिए देखो डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाय ब्रांच, ब्रांच को भी बोला गया है। देखो ब्रांच को बॉम्बे से तो स्टॉक ट्रांसफर होता ही है, डिपेंडेंट है, लेकिन ब्रांच को भी एक जो है फ्रीडम दिया गया है कि जरूरत पे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो मार्केट से। मतलब कहाँ से करेगा, नागपुर का ब्रांच है तो नागपुर के मार्केट में जाके ही स्टॉक परचेज करेगा जो स्टॉक उसे बेचना होगा, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस करेगा। मतलब ब्रांच जाके सप्लायर को बोलेगा मुझे ये स्टॉक चाहिए दे दो और पेमेंट मेरे हेड ऑफिस से ले लेना, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, डे टू डे ब्रांच सारे कलेक्शन को हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये बता रहा है कि ब्रांच डिपेंडेंट है लेकिन उतना भी नहीं है, मतलब कुछ कुछ काम अपना खुद कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कौन सा मेथड लगाना चाहिए, डेटर मेथड लगाना चाहिए। बाकी देखो क्वेश्चन में जो बोलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रिपेयर, ये देखो फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट, मतलब ही हो गया डेटर मेथड, ठीक है। डेटर मेथड, जब ब्रांच थोड़ा बड़ा हो गया है तो सेवन लेजर्स हम लोग क्यों ओपन करें, हम लोग एक ही अकाउंट से जो है आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर सभी में सेम आता है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर मेथड, यहाँ तो क्लियरली बता दिया है कि ये मेथड भी कौन सा है जिससे ये अकाउंट बनता है, तब तो
ठीक है, अगर क्वेश्चन में इतना सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है तो कंफ्यूजन का कोई भी सवाल नहीं होता है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है, ओपनिंग बैलेंस में इम्प्रेस्ड कैश, इसके बारे में भी मैंने लास्ट दिन बहुत सारा चीज बोला था। इम्प्रेस्ड कैश में क्या होता है कि पेटी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस जो है अपने ब्रांच को हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट भेजता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2000 रुपए भेज रहा है तो वो हमेशा 2000 ही भेजेगा। मान लो 2000 से ब्रांच ने खर्चा किया 1800, तो नेक्स्ट टाइम जो है हेड ऑफिस उसे 200 उसके पास क्योंकि बैलेंस बचा हुआ रहेगा तो 1800 ही भेजेगा, 2000 नहीं भेजेगा। हमेशा 2000 को ही वो जो है बेस मान के चलेगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, लास्ट दिन भी मैंने बोला था, इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम, इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम में क्या होता है कि पेटी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को एक फिक्स्ड अमाउंट भेजता है। जैसे यहाँ पर 2000, अब मान लो ब्रांच ने खर्चा कर दिया है 1800 का, तो ब्रांच के पास अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है 200 रुपीज का। तो नेक्स्ट टाइम हेड ऑफिस जब ब्रांच को भेजेगा कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस तो 1800 भेज के पूरा 2000 बना लेगा, उससे ज्यादा भी नहीं भेजेगा उससे कम भी नहीं भेजेगा। ऐसा नहीं कि फिर से 2000 ही भेज देगा, अगर 200 पड़ा हुआ है तो 1800 ही भेजेगा, ठीक है। तो आई होप की याद आ गया होगा इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम मैंने क्या बोला था, ठीक है। अब देखो सन्ड्री डेटर स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, देखो इनका स्टॉक दो तरीके का होगा। एक तो ये लोग बॉम्बे से जो स्टॉक आता है हेड ऑफिस से वो भी लेता है, खुद मार्केट से भी परचेस करता है। तो स्टॉक का ना दो डेटा हो सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और दूसरा देखो इसके नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट परचेस, डायरेक्ट परचेस का स्टॉक 16,000, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा इधर देखो बैड डेप्ट दिया हुआ है, तो बैड डेप्ट क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट तो हो गया ब्रांच और उसके कस्टमर का बीच का ट्रांजैक्शन, तो ये हम लोग का डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हमें मेमो डेटर बनाने का जरूरत हुआ तो वहां पर दिखाएंगे डिस्काउंट टू कस्टमर अगेंस्ट ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है, ब्रांच और थर्ड पार्टी, तो ये भी मेमो डेटर में आना चाहिए, ठीक है, ये भी मेमो डेटर में आना चाहिए। फिर बोल रहा है रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को ब्रांच ने जो रेमिट किया तो वो आएगा, वो ब्रांच अकाउंट में जरूर आएगा, क्योंकि देखो ना ब्रांच अकाउंट का क्या लिखा हुआ है, बाई रिसिप्ट, तो हेड ऑफिस रिसिप्ट करेगा ना जो ब्रांच भेजेगा। तो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ये हम लोग का जरूर से आएगा, कहां पर आएगा, ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है, ये वाला अमाउंट। लेकिन इसमें भी दो पॉइंट दिया हुआ है, रिसिप्ट बाई हेड ऑफिस, नॉट रिसिप्ट बाई हेड ऑफिस सो फार। बोल रहा है कि 1,65,000 का रेमिटेंस तो हेड ऑफिस ने ले लिया, मतलब उसके पास पहुंच गया, लेकिन और भी एक रेमिटेंस किया है ब्रांच ने 5,000 का जो अभी तक रिसिप्ट नहीं हुआ है, यानी ये क्या है, स्टील इन ट्रांजिट है। मतलब ब्रांच के यहां से पैसा निकल गया है लेकिन हेड ऑफिस के पास अभी तक जाके नहीं पहुंचा है, यही चीज हमें बोला गया है। अब यहाँ पर देखो कैश सेल 45,000, क्रेडिट सेल 1,30,000। अब बोलो ब्रांच रिम्बर्स क्या करेगा, सेल का पैसा ही तो रिम्बर्स करेगा, ठीक है, सेल करके जो अमाउंट आएगा वही रिम्बर्स करेगा। तो एक्चुअली देखो कैश सेल को वो इजीली रिम्बर्स कर सकता है, ठीक है, इजीली रेमिट कर सकता है, क्यों, क्योंकि कैश सेल में पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो रेमिट कर देगा। अब क्रेडिट सेल में थोड़ी ना तुरंत पैसा मिलता है, तुरंत मिलने से वो क्रेडिट सेल क्यों होगा, क्रेडिट सेल में पैसा बाद में मिलता है, ठीक है, कुछ दिन बाद, अब जितने दिन का क्रेडिट दिया है 1 वीक बाद 2 वीक बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोग का रेमिटेंस है उसमें कैश सेल तो फुल्ली रेमिट हो जाता है, और जो क्रेडिट सेल है उसका कितना रेमिट होगा वो देखना पड़ेगा। अब देखो टोटल रेमिटेंस कितना होना चाहिए, मान लो कि क्रेडिट सेल का पैसा भी हमें मिल गया है, हमें तो नहीं पता मिला है कि नहीं, एक बार मान लेते हैं अगर मिल गया है तो 1,75,000 का रेमिटेंस मिलना चाहिए हेड ऑफिस को, है ना। लेकिन रेमिटेंस हेड ऑफिस को कितना मिल रहा है, देखो 165 मिल चुका है, 5,000 मिल जाएगा रास्ते में है, तो यहाँ पर 1,70,000 का रेमिटेंस मिल रहा है, जबकि रेमिटेंस मिलना चाहिए 1,75,000 का, ठीक है। तो इस बात का तुम लोग को ध्यान रखना है कि 5,000 का रेमिटेंस जो है अभी भी नहीं दिया है, किसने, ब्रांच ने, तो इसका मतलब कलेक्शन नहीं हुआ होगा क्रेडिट सेल का पूरा कलेक्शन, इसीलिए ब्रांच ने 170 का ट्रांसफर लगाया है, जिसमें से ये हेड ऑफिस के पास पहुंच गया, ये भी रास्ते में है पहुंच जाएगा, लेकिन सेल तो 175 का हुआ था, पूरा रेमिट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका मतलब सारे क्रेडिट सेल से अभी भी कलेक्शन नहीं हुआ होगा। कैश सेल का तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं, मतलब रेमिटेंस में
है 45,000 पूरा लिमिट है, और जितना शॉर्टेज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है, जितना शॉर्टेज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट सेल में क्या होगा, सारा पैसा कलेक्ट नहीं हुआ होगा इस वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो डायरेक्ट परचेस। डायरेक्ट परचेस मतलब नागपुर ब्रांच नागपुर में जो परचेस करता है, जिसका पेमेंट कौन करता है, जिसका पेमेंट हेड ऑफिस करेगा, ये वो वाला ट्रांजैक्शन है। क्या ये हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन लिखना है। तो तुम लोग बोलोगे ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है। ब्रांच जाएगा सप्लायर के पास और सप्लायर से स्टॉक ले लेगा और उसको बताएगा कि पैसा हेड ऑफिस से ले लो। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच का हुआ? ट्रांजैक्शन तो फिर ब्रांच और हेड, मतलब एक्चुअली हेड ऑफिस बॉम्बे से स्टॉक नहीं भेज के नागपुर से स्टॉक भेज दिया। देखो हुआ क्या यहाँ पर, ऐसा थोड़ी ना है कि इसने खुद से परचेस किया। इस परचेस का पैसा कौन दे रहा है? इस परचेस का पैसा तो हेड ऑफिस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट परचेस है, ठीक है, डायरेक्ट परचेस का मतलब वही हो गया कि हेड ऑफिस ने सप्लायर जो है नागपुर में, उनको बोला कि मेरे ब्रांच को ये दे देना, ठीक है, हम यहाँ से नहीं भेज पा रहे। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है, बॉम्बे से नागपुर भेजेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वही किसी सप्लायर को फिट कर दिए और अपने ब्रांच को बोल दिया जाओ उससे ले लेना, ठीक है। तो देखो ट्रांजैक्शन फिर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ही हुआ। हेड ऑफिस अपने वहां से नहीं भेज के नागपुर से खरीदने के लिए बोल रहा है, तो ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये तो देखो कस्टमर और जो है ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, ये डेटर अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये भी हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्योंकि गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजा, मतलब बॉम्बे से 60,000, ठीक है, और ये नागपुर से इसे मिल गया। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस पे करने के लिए हेड ऑफिस ने 4,000 रुपए भेजा है, तो ये भी ब्रांच अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सब हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से अकाउंट में आएगा और कौन से अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस खुद पे कर रहा है, ठीक है, कितना पे कर रहा है? 30,000। तो ये भी देखो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि हेड ऑफिस पे नहीं कर रहा है। जब जब हेड ऑफिस किसी थर्ड पार्टी को पे करेगा तो नहीं आएगा। अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है तो ये फिर हो गया ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर होगा। मतलब ऐसा मत सोचो, देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, ब्रांच ने डायरेक्टली हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, ब्रांच पे कोई एक्सपेंस आया, ठीक है, उसका पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस खुद कर रहा है, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच का खर्चा पे कर रहा है, मतलब वही ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन। तो उसके बाद देखो क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर स्टॉक का, डायरेक्ट परचेस वाले स्टॉक का, मतलब नागपुर से जो स्टॉक परचेस होता है उसका क्लोजिंग स्टॉक। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से यानी बॉम्बे से जो स्टॉक आता है उसका क्लोजिंग स्टॉक। डेटर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, निकालना है। इंप्रेस्ड कैश हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, निकालना है। पेटी कैश एक्सपेंसेस का बैलेंस हमें यहाँ पे, ये बैलेंस नहीं है, ये एक्चुअली पेटी कैश एक्सपेंसेस दे दिया है 4,000 रुपीज, ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो ये पेटी कैश एक्सपेंसेस कौन पे करता है? देखो यहाँ पर देखने से पता चलेगा, यहाँ एक लाइन था, देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस के बारे में, ये देखो यहाँ पर कहा गया, all the daily collection direct purchase are also made by the branch for which payment are made at head office, all the daily collection are transferred from branch to head office। अच्छा, पेटी एक्सपेंसेस, ये देखो यहाँ पर था ना कि रिटर्न फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट गुड सेंड ट्रांसफर फ्रॉम, ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, बोल रहा है पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4,000 दिया है, पेटी कैश एक्सपेंसेस भी 4,000 ही हुआ है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग को तो प्रिपेयर मेनली करना है ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, समझ में आएगा। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये पहले पुट करना चाहिए। तो इलास्ट्रेशन 1A, इन द बुक्स ऑफ बकिंगहैम
ब्रदर्स बॉम्बे नागपुर ब्रांच। हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है ओपनिंग एसेट, और नीचे लिखेंगे क्लोजिंग एसेट बाय बैलेंस सीडी। हमें यहाँ पर ना कोई लाइबिलिटी दिखानी, तो हम लाइबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं रख रहे, क्योंकि वैसे जगह रखना तो नेसेसरी है नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी था नहीं तो हम जैसे यहाँ पर लिख के दिखाए थे वैसे नहीं लिख रहा है, लाइबिलिटी है नहीं तो और लिख के क्या करें, ठीक है, टाइम ज्यादा जाएगा बेकार में। तो यहाँ पर देखो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग क्लोजिंग एसेट ढूंढते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, इम्प्रेस्ड कैश 2000 लिखो, इम्प्रेस्ड कैश। टू थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, सन्ड्री डेटर 25,000, सन्ड्री डेटर 25,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद और क्या आएगा, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जिस जो स्टॉक भेजा है उसका बैलेंस, मतलब जो बॉम्बे से आता है 24,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद और एक स्टॉक है, हाँ ये रहा, और एक स्टॉक है ये देखो, डायरेक्ट परचेस किया गया स्टॉक। अच्छा ये इसी का है, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये नीचे दिख रहा है बोल के, नहीं तो ये देखो ये स्टॉक ऐसे करके लिखा हुआ है, कोलन देके दो आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्ट परचेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक ऑफ डायरेक्ट परचेस 16,000, ठीक है। ये हम लोगों ने ओपनिंग एसेट लिख लिया। अच्छा क्लोजिंग एसेट में क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ से देख देख के लिख लो, क्लोजिंग एसेट ये देखो यहाँ से क्लोजिंग बैलेंसेस दिस वन ऐसे करके लिखते जाओ। क्लोजिंग में लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक, दो तरीके का, एक डायरेक्ट परचेस मतलब नागपुर में जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसका स्टॉक, और एक जो है जो हम लोग का बॉम्बे से आता है वो वाला स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेस, स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेस, तो स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेस 10,000। अच्छा इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो स्टॉक मतलब बॉम्बे से जो स्टॉक आता है उसका क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, ऐसे लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस से जो स्टॉक आता है वो उसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। डेटर इंप्रेस्ड कैश ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, नहीं दिया हुआ है। डेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंप्रेस्ड कैश ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, नंबर दे देंगे, यहाँ पर एक हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज तुम लोग को लास्ट दिन भी बोला था, देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। अगर इंप्रेस्ड कैश सिस्टम फॉलो होता है, लास्ट दिन भी बोला था आज भी बोला है, ठीक है, तो ओपनिंग कैश अगर 2000 है तो क्लोजिंग कैश बिना अकाउंट बना ही तुम लोग बोल सकते हो यहाँ पर कितना आना चाहिए, बोलो कितना आएगा। मैंने इतना बार इंप्रेस्ड कैश सिस्टम समझाया तुम लोग को, बोलो। वैसे भी ये 11 वाला चीज है, इंप्रेस्ड कैश सिस्टम में यहाँ पर कितना आएगा मुझे ये बोलो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इंप्रेस्ड कैश सिस्टम में कैश का बैलेंस हमेशा कैसे फॉलो होता है। तो अगर हम लोग अकाउंट बनाएंगे हम दिखा देंगे अकाउंट कैसे बनेगा, लेकिन बिना अकाउंट बनाए ही तुम लोग बोल सकते हो यहाँ पर वैल्यू कितना होना चाहिए। मैम 2000। हाँ 2000 ही होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा 2000 का बैलेंस को ही फॉलो करेंगे, यही तो हम बार बार बोलना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2000 होगा, लेकिन हम इसका अकाउंट बना के दिखा देंगे, होगा 2000, हम लिख देते हैं 2000, यहाँ पर वर्किंग नोट बना के भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग देखो मैंने क्या क्या लिख दिया,
ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा लिख दिया, ये मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैंने लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सोच के ही लिखा है। पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ना थोड़ा सा पढ़ के देखो, क्योंकि यहाँ पर देने का तरीका कैसे, देखो यहाँ पर दे दिया तो तुम लोग सोचोगे ये वाला भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, नहीं नहीं, लिखा क्या है पढ़ के देखो। अगर पेटी कैश होता है तो वो एसेट होता है, पेटी कैश एक्सपेंसेस थोड़ी ना एसेट होता है, मेरा लिखा हुआ है पेटी कैश एक्सपेंसेस, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का डेटा ना सिर्फ इतने तक का वैलिड है, ठीक है। वो क्वेश्चन देने का पैटर्न देखो ऐसा है, एग्जाम में भी आ सकता है, तुम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मेरा क्लोजिंग एसेट नहीं बोल रहा है, भले ही इसके नीचे दिया है, नहीं बोल रहा है ये पेटी कैश, क्योंकि एसेट कैश होता है, कैश का एक्सपेंस एसेट नहीं होता है, वो तो एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस दिया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कोई ये नहीं है, तो क्वेश्चन अब जैसे देगा देखो उसके अंदर ही तुम लोग को समझना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब लाइबिलिटी कुछ भी नहीं था हम लोग का, तो लाइबिलिटी नहीं लिखा हम लोगों ने। अब देखो हमें निकालना पड़ेगा दो क्वेश्चन मार्क, एक तो हमें निकालना पड़ेगा इंप्रेस्ड कैश का बैलेंस जो कि 2000 आ रहा है हमें पता है, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे होगा, और दूसरा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। तो कैसे निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को इसीलिए लिखवा भी दिया था, ठीक है, इसलिए लिखवाया क्योंकि जब भी पढ़ोगे सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। अगर हमें क्वेश्चन में बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ये सब कभी ब्रांच अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि ब्रांच और उसके डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये डेटर अकाउंट में हम लोग पुट करते हैं अगर हमें जरूरत पड़ा डेटर का किसी भी तरीके का बैलेंस वगैरह एसर्टेन करने के लिए। अगर जरूरत नहीं है तो कोई इस तरीके का अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने अभी भी तुम लोग को समझाया, देखो ये जरूरत नहीं था बिकॉज मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां से हम ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहला वर्किंग नोट यहां पर बना लेते हैं, मेमो डेटर अकाउंट। अच्छा, मेमो डेटर अकाउंट मतलब सिंपल डेटर अकाउंट और कुछ नहीं, मेमो मतलब मेमोरेंडम यानी रफ रफ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर कुछ अलग हो जाएगा, डेटर जैसा है डेटर अकाउंट जैसे कभी बनाते हो वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर में हम लोग कुछ रिसीवेबल है तो वो लिखते हैं, बिल्कुल है, देखो 25,000 टू बैलेंस बीडी 25,000, ठीक है। अच्छा, डेटर का सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैसे होता है, डेटर टू सेल करके देखते हैं, कोई क्रेडिट सेल है हमारे पास, क्रेडिट सेल होगा तभी तो डेटर होगा, बिल्कुल है, देखो क्रेडिट सेल 1,30,000, तो डेटर टू सेल्स 1,30,000 हो गया क्रेडिट। अच्छा, और डेटर से रिलेटेड कोई डेटा चेक करते हैं, था इधर था, देखो बैड डेट, तो यहां पर आएगा बाई बैड डेट 1,000। अच्छा, और क्या था, डिस्काउंट 2,000, बाई डिस्काउंट 2,000, ठीक है। अच्छा, रेमिटेंस दिया है, ये तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का, हमें देखना है डेटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, मतलब ब्रांच के डेटर और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन, ये देखो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो ये भी आएगा बाई सेल्स रिटर्न, या फिर सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हैं, रफ है, जितना छोटा लिखोगे उतना अच्छा, जल्दी बन जाएगा। रिटर्न, मैंने सिर्फ रिटर्न लिख दिया, रिटर्न हो गया हम लोग का 3,000। और देखते हैं कोई भी हमारा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस नहीं, डेटर का मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर तुम लोग बंद करके डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे तो आंसर गलत आएगा, क्यों गलत आएगा, देखो हमेशा बेसिक को याद रखो, डेटर का मेन क्या ट्रांजैक्शन होता है, पहले होता है डेटर टू सेल्स, अदरवाइज कभी डेटर अकाउंट बनेगा नहीं, ठीक है। वो एंट्री हमें मिल गया, और नेक्स्ट क्या एंट्री होता है, जब डेटर पैसा देता है तो हम लोग लिखते हैं कैश और बैंक टू डेटर, ठीक है, मतलब कलेक्शन, जिसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन डेटर का जरूर हुआ होगा, इसका कंफर्मेशन कैसे पता चल रहा है, देखो कैसे पता चल रहा है कि डेटर से कलेक्शन हुआ होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। देखो ब्रांच जो है वो डे टू डे हेड ऑफिस को रेमिट करता है जो पैसा आता है, तो देखो उसने रेमिट कितना किया है, रेमिट किया है 1,65,000 प्लस 5,000, दोनों मिला के होता है 1,70,000, ये पैसा उसने हेड ऑफिस को भेज दिया, जिसमें से ये पैसा तो हेड ऑफिस को मिल भी गया, ये रास्ते में है लेकिन उसने तो भेज दिया, ठीक है।
लेकिन इसका सेल कितना हुआ है, यहाँ पर देखो इसका सेल हुआ है टोटल 1,75,000 का, लेकिन इसने 1,70,000 ही भेजा, 5,000 नहीं भेज पाया, मतलब 5,000 अभी भी डेटर से कलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब डेटर से कितना कलेक्ट हुआ होगा, कैश सेल तो कलेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो जो इसने स्टॉक, जो इसने पैसा भेजा है उसमें 45,000 तो कलेक्ट हो गया होगा, ठीक है, कलेक्ट हो गया होगा। और 1,30,000 में से पूरा कलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि उसे भेजना तो चाहिए था 175, लेकिन भेज पा रहा है 1,70,000, यानी पूरा कलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मुझे क्रेडिट सेल से कितना कलेक्शन हुआ है, ठीक है, क्रेडिट सेल से कितना कलेक्शन हुआ है वो मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। तो तुम लोग बोल सकते हो कितना कलेक्शन हुआ है बिना अकाउंट बनाए, हम अकाउंट बना के भी दिखा देंगे, बेसिकली एक स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग बोलो इसने भेजा है 1,70,000, ठीक है, जिसमें से 45,000 वाला तो कंफर्म भेज दिया होगा, क्योंकि 45,000 कैश सेल था और क्रेडिट सेल 1,30,000 हुआ है, तो इसके पास तो पैसा रहना चाहिए 175, लेकिन उसके पास 175 नहीं था, तभी तो वो सिर्फ 170 भेजा, ठीक है। तो मुझे बोलो क्रेडिट सेल से मतलब कितना कलेक्शन हुआ है और कितना बाकी है, जो भेजा नहीं वही तो बाकी होगा ना, तो मुझे बोलो क्रेडिट सेल से कितना कलेक्शन हुआ होगा। कैश का पैसा तो आ गया होगा हाथ में, 45,000 आ गया है, 45,000 वो आराम से भेज सकता है, और बाकी उतना ही भेजेगा क्रेडिट सेल से जितना कलेक्शन हुआ है। तो बोलो कितना कलेक्शन हुआ है, कितना बाकी है। 1,25,000 कलेक्शन हुआ। हाँ 1,25,000 का कलेक्शन हुआ है, 5,000 बाकी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 170 भेज रहा है, ठीक है, तो उसमें से 45,000 कंफर्म भेज पाएगा, क्योंकि वो है हम लोग का कैश सेल। ये देखो 170 से अगर 45,000 लेस कर दोगे तो बचेगा कितना, 125, तो बाकी 125 वो भेज रहा है, ये कैश सेल वाला भेजेगा, ये तो कंफर्म भेजेगा, कैश सेल करने से हाथ में पैसा आ गया, भेज देगा। लेकिन 130 का पैसा जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आ जाए, आया भी नहीं, इसीलिए 5,000 कम भेज पा रहे। 1,30,000 में से फिर कितना भेज पाए, 125, यानी 5,000 अभी भी कलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है, 1,25,000, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर अगेंस्ट क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग को लिखना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैश, ये हम लोग का आएगा 1,25,000। क्या हम लोग इसका वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। ये देखो वर्किंग नोट नंबर ए लिख देते हैं, कैसे करके बनेगा हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, टोटल रेमिटेंस माइनस कैश सेल, क्योंकि कैश सेल रेमिट होता ही होता है, क्योंकि वो कैश सेल है, ठीक है, कैश आ गया तो रेमिट करने में क्या प्रॉब्लम है। टोटल रेमिटेंस 1,65,000 प्लस 5,000, ये टोटल रेमिटेंस में इसीलिए आएगा क्योंकि उसने भेज दिया है, ये 5,000 उसके पास आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, लेकिन है तो रास्ते में, ब्रांच के पास तो है नहीं, माइनस हो जाएगा कैश सेल 45,000, ठीक है। तो इसने टोटल 1,70,000 भेजा है, जिसमें से 45,000 तो कैश सेल से भेजा है, तो बाकी अमाउंट क्रेडिट सेल से भेजा है, यानी क्रेडिट सेल करके इतना पैसा उसे मिला था 1,25,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बाय बैलेंस सीडी करके, यहां से फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्लोजिंग डेटर, जो कि हमें बोला भी था कैलकुलेट कर। तो दो अननोन फिगर रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा बेसिक हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर में भी तो आएगा, और कैश कलेक्शन तो हुआ है, नहीं तो वो तो सिर्फ 45,000 ही भेज पाता, वो इतना भेज रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट का भी कलेक्शन हुआ है। अब पूरा हुआ है कि नहीं हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आएगा, तो डेटर का बेसिक जर्नल एंट्री हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, डेटर्स टू सेल, कैश टू डेटर, ये होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,55,000, ठीक है, 1,55,000 माइनस कर लेते हैं, माइनस 2 + 1,336 माइनस 6,000 माइनस 1,25,000, तो ये हम लोग का आ गया 24,000। तो मिल गया क्लोजिंग डेटर जो हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 24,000 वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल गया, यहाँ पर लिख लिया मैंने 24,000।
1000, ठीक है। अब ये कैश का भी वर्किंग नोट 2 बना के लिख देते हैं, आना चाहिए 2000, ये हमारा कंफर्म है, लेकिन कैसे आएगा देखो, यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए हमें क्या अकाउंट बनाना चाहिए, देखो वो भी मैंने लिखवाया था, दिखाते हैं। देखो ये देखो हमें क्या बनाना चाहिए, यहाँ पर हमें पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये देखो अकाउंट का नाम मैंने दिया था ट्रांजैक्शन बिटवीन, अंडर दिस सिंस बैलेंस ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस चेंजेस इट इज अज्यूम्ड दैट एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच इटसेल्फ, हेंस इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बिटवीन। ये तो इन नॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में अंडर दिस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश रिमेन्स द सेम, इसीलिए मैंने बोला अगर स्टार्टिंग 2000 है तो एंडिंग भी 2000 होगा। इट इफेक्टिवली मींस दैट ऑल पेटी एक्सपेंसेस पेड अप बाय द हेड ऑफिस, इसका मतलब सारे पेटी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ही पे करता है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला भी था, ठीक है। तो हम लोग इसका अकाउंट का नाम लिखे नहीं है तो क्या हो, हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम भी देंगे मेमो। मेमो मतलब रफ, रफ में हम लोग बनाएंगे पेटी कैश का अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ठीक है, जिसमें हमें 2000 ही दिखेगा, हम दिखा देते हैं। देखो जैसे हम लोग का इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे कैश अकाउंट होता है वैसे पेटी कैश अकाउंट, और कुछ नहीं, यहाँ पर 2000। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है पेटी कैश एक्सपेंसेस हुआ है 4000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, जैसे कैश पे करेंगे, एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो बाई एक्सपेंसेस, बाई एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। ये ब्रांच में इतना खर्चा हुआ। अब ब्रांच में देखो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ही तो भेजता है ना, तभी तो इंप्रेस्ड सिस्टम है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4000 पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए पे किया है, तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये देखो 4000, तो देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस 2000 ही आएगा। देखो ब्रांच के पास पहले से 2000 था इंप्रेस्ड कैश के लिए, हेड ऑफिस ने और भी 4000 भेजा, तो इनके पास टोटल बैलेंस हो गया 3000, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे इंप्रेस्ट में तो फिक्स्ड होता है, फिर 4000 क्यों भेजा, वो उनके बीच का ट्रांजैक्शन है, भेज सकता है। इंप्रेस्ड कैश जो है वो तो 2000 है, ठीक है। इसके अलावा भी 4000 भेजा है, 6000, जिसमें से 4000 का खर्चा हुआ, 4000 पे हो जाएगा, तो इसके पास बैलेंस कितना दिखना चाहिए, देखो लेजर बैलेंस करके भी 2000 आएगा और वैसे भी 2000 ही दिखेगा, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे सोचोगे कि ये 4000 का खर्चा पहले ये 2000 से पे हुआ और बाकी यहाँ 2000 से पे हुआ, तो भी तो 2000 ही बचेगा ना, कैसे भी देख लो। तो यहाँ पर देखो बैलेंस करके कितना आ गया 2000, तो 2000 का जो है यहाँ पर हम लोग का पेटी कैश का अमाउंट बचेगा, इंप्रेस्ड कैश, ठीक है 2000 हो गया। तो हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को लिख लिया। अब यहाँ पर और क्या ट्रांजैक्शन लिखते हैं, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ भी दिया है वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो कैश सेल क्रेडिट सेल ये सब हम लोग का यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कैश सेल का रेमिटेंस होता है, क्रेडिट सेल करके जो आता है वो रेमिटेंस होता है, तो ये आएगा, लेकिन किधर आएगा, ये आएगा, हमें ये लिखना पड़ेगा रिसिप्ट में, ठीक है। ये देखो ये रिसिप्ट में आएगा, कैश सेल क्रेडिट सेल करके जो पैसा आ रहा है उससे हेड ऑफिस रिसीव करेगा, जो कि रेमिटेंस बोल के इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये रेमिटेंस वाला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्ट परचेज जो 45,000 दिया हुआ है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हेड ऑफिस ने खुद परचेस करके दिया है कितने का 45,000 का, तो ये एंट्री हो जाएगा यहाँ पर टू क्रेडिटर डायरेक्ट परचेस 45,000, ठीक है। हम बताते हैं क्यों आया, देखो यहाँ पर डायरेक्ट परचेज का मतलब क्या है, बॉम्बे से नहीं परचेज होके नागपुर से स्टॉक परचेज हुआ, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो एक्चुअली अगर ब्रांच को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, बात तो यही हुआ ना कि हेड ऑफिस के कहने पे नागपुर में कोई सप्लायर ब्रांच को 45,000 का स्टॉक दिया, ठीक है। तो वही हो गया कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस जो है खुद नहीं भेज के बोला तुम खुद जाके लेके आ जाओ, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो ये तो ब्रांच और उसके कस्टमर का बीच का है, ये डेटर अकाउंट में आ चुका है। गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ये आएगा, ठीक है। ये और ये एक ही जैसा है, फर्क इतना है ये बॉम्बे से ट्रांसफर हो रहा है, ये नागपुर से जाएगा स्टॉक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांच खुद जाके खरीद रहा है, बोल रहा है हेड ऑफिस से पैसा ले लो, और यहाँ पर हेड ऑफिस खुद खरीद रहा है, खुद ही भेज रहा है, ठीक है। तो 60,000, तो यहाँ पर हो जाएगा टू गुड्स सेंट
टू ब्रांच, यहाँ पर हो जाएगा 60,000, ठीक है, ये हो गया 60,000। अच्छा फिर देखो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, तो ये भी आना चाहिए। देखो अगर ये आएगा कि हेड ऑफिस से गुड्स ट्रांसफर हुआ तो हेड ऑफिस से पेटी कैश एक्सपेंस जो भी गिवन आइटम है, जो भी गिवन आइटम है हेड ऑफिस अगर कुछ भी दे रहा है ब्रांच को तो सब आना चाहिए 4,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे पेटी कैश 4,000। पेटी कैश दिया गया है पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, फॉर पेटी कैश एक्सपेंस 4,000 पैसा दिया है, ठीक है। अच्छा फिर इधर बैड डेट, ये हमारे मेमो डेटर में आएगा। ये वो वैसे भी डेटर अकाउंट का जो नेट बैलेंस है वो ये सब एडजस्ट करके ही आता है, ठीक है। और बैड डेट जो है वो कस्टमर और ब्रांच के बीच का है, तो हेड ऑफिस वाले इस ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। डिस्काउंट का भी सेम कंसेप्ट। रेमिटेंस देखो, रेमिटेंस रिसिप्ट हो रहा है तो अभी हम लोग रिसिप्ट दिखाएंगे। यहाँ पर रिसिप्ट में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक। यहाँ पर कितना लिखेंगे, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। अच्छा कितना हो जाएगा, देखो कैश सेल, कैश सेल पूरा रेमिट किया होगा ब्रांच ने 45,000 का। और कलेक्शन क्या रेमिट कर पाएगा, जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है वो रेमिट कर पाएगा, यानी कि 1,25,000, ठीक है। तो टोटल कितना रेमिट कर पाएगा, 1,70,000। और यहां पर ब्रैकेट में एक चीज लिख दो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट 5,000, जिसमें से 5,000 अभी भी ट्रांजिट में, ये टोटल में से 5,000 अभी ट्रांजिट में है। 1,65,000 रिसीव्ड हो चुका है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर कैश सेल वो टोटल रिमिट कर देगा, डेटर से जो कलेक्ट हुआ वो भी रिमिट कर दिया, तो 170 रिमिट कर दिया, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन 5,000 जो है अभी तक ब्रांच के पास जाके, सॉरी हेड ऑफिस के पास जाके नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। अच्छा उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, तो ब्रांच का कोई एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो बस वही डायरेक्ट परचेस के तरह, ठीक है, कि ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है तो हेड ऑफिस को एंट्री करना पड़ेगा। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, टू बैंक ऐसे लिख देते हैं इधर, टू बैंक एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है, ये हो गया 30,000। अच्छा अब बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने सारा लिख लिया, ठीक है। अब तुम लोग को ये एंट्री का मतलब भी समझा देते। देखो ये तो सिंपल है, पहले हम लोगों ने, अच्छा ये टू बैंक नीचे भी लिख सकते थे, मुझे लगा जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, नीचे लिखते, इसको हटाते हैं, जगह कंजेस्टेड हो जाएगा। टू बैंक एक्सपेंसेस 30,000, ठीक है। अब देखो तुम लोग को फिर से एक बार समझाते, ये हम लोग का हो गया ओपनिंग एसेट, ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग एसेट। लाइबिलिटी क्यों नहीं लिखा, नहीं था, ठीक है। अब एंट्री कौन कर रहा है, सोचो, एंट्री हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मुझे ब्रांच से पैसा मिलेगा, तो फिर वो बाई बैंक करेगा, जब उसे ब्रांच से पैसा मिलेगा वो बाई बैंक करेगा। और ब्रांच को जब वो पैसा देगा तो टू बैंक करेगा, तो दो बार उसने पैसा दिया, एक तो कुछ एक्सपेंसेस पे करने के लिए, एक पेटी कैश एक्सपेंसेस पे करने के लिए, ये देखो इसीलिए टू बैंक होगा, हम दिखा देते हैं, ये देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस और ब्रांच का एक्सपेंसेस। अगर हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ में कुछ भी एक्सपेंस करेगा या कुछ भी सेंड करेगा तो फिर यहाँ पर एंट्री आएगा, ये देखो एक्सपेंसेस किया, ये सेंड किया, ठीक है, और यहाँ पर कलेक्शन किया, और यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्ट परचेस, ये क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर बोल के क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, हेड ऑफिस ने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया। डायरेक्ट परचेस किसने किया, ब्रांच नागपुर में है, नागपुर में सप्लायर से जो खरीदा उसने परचेस करके हेड ऑफिस को बता दिया आप पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हेड ऑफिस जो है वो कैसे एंट्री करेगा, नागपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, देखो वो डेटर की तरह इसे ट्रीट कर रहा है, जब उससे पैसा मिलेगा तो ये देखो डेटर अकाउंट डेबिट जैसे होता है ना, जैसे देखो हम लोगों ने
यहाँ पर क्या हुआ, हेड ऑफिस बोल रहा है ये ब्रांच मेरा डेटर के तरह है, तो मैंने इसके बिहाफ में ये पैसा पे किया, तो हम इससे लेंगे। एक्चुअली लेना तो है नहीं, इसको एडजस्ट करके देखेगा कि ब्रांच को मैंने क्या क्या अमाउंट दिया था और उसने मुझे कितना रिटर्न दिया, तो उससे वो कैलकुलेट कर लेगा कि ब्रांच प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है कि ब्रांच से मुझे ये पैसा मिला, जैसे हम लोग कैश टू डेटर करते हैं। ठीक है, वैसे कैश टू नागपुर ब्रांच, और ये ब्रांच में इतना सारा डेटर और इतना सारा एसेट है, और अभी इतना सारा एसेट है, ये इतना एसेट था, अभी इतना एसेट है पूरे ईयर बिजनेस करने के बाद। और मैंने ब्रांच को क्या क्या पेमेंट किया, देखो नॉर्मली हम लोग डेटर को थोड़ी ना कुछ पेमेंट करते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट डेटर अकाउंट तो है नहीं, लेकिन वैसा ही ट्रीट होता है। जैसे देखो डेटर के बिहाफ में अगर कुछ पे कर दिया तो डेटर टू कैश या बैंक, है ना, और डेटर को कुछ दिया तो टू गुड सेंड टू ब्रांच, और डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर बना, ये देखो डेटर के लिए हमारा क्रेडिटर बना, मतलब ब्रांच के लिए हमें ये क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा 45,000, क्योंकि ये पेड नहीं है। अगर ये पेमेंट कर देते क्रेडिटर को तो हम लोग टू कैश या बैंक इसमें भी लिख सकते थे बाकी डेटा की तरह। ठीक है, अब बस हो गया, इसको हमें करना है क्लोज। क्लोज करके हम लोग पता करेंगे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया 170, 170 और 10, 10, 20, 20, 40, 40 और ये हो गया 49, 51,000। ठीक है, 51 ये टोटल, और 1,70,000, 1,70,000 प्लस 51,000, तो ये बन गया 2,21,000, 2,21,000। और इधर कैलकुलेट करके देखते हैं, 25 और 24, 25 प्लस 24, 49, 49 प्लस 16 प्लस 2, तो ये हो गया 67,000। अच्छा, 67 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 30, तो ये हो गया 2,06,000 माइनस 221 कर देते हैं तो 15,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 15,000, तो प्रॉफिट मेकिंग है ब्रांच जो है, वो प्रॉफिट मेकिंग है, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है प्रिपेयर नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनल अकाउंट्स मेथड है, तो जब सीखेंगे तब करेंगे। ये वाला देखो, द बॉम्बे ट्रेडर्स, ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ब्रांच का क्वेश्चन ये ऑलरेडी कर लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर करने बोला था हर एक मेथड से, ए बी सी तीन मेथड से बोला था, जिसमें हम लोगों ने बी वाला मेथड कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये मेथड हम लोगों ने पहले सीखा है। अभी हम लोग इससे ए मेथड करेंगे। क्या बी मेथड से आंसर और ए मेथड से आंसर सेम आएगा? हाँ, सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे तुम लोग कोई भी मेथड यूज करके देख लो। ठीक है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2, ठीक है, हम एक बार दिखाते हैं। देखो इस इलास्ट्रेशन 2 का हम लोग का आंसर कितना आया हुआ था, चलो देखते हैं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि नहीं, वो भी हम तुम लोग को दिखा देते हैं। ये वाला था क्या? हाँ, मुझे लग रहा है यही वाला था, क्वेश्चन नंबर 2, टू ओपनिंग 7,000। देखते हैं, यहाँ डेटा देखने से ही समझ में आ जाए। हाँ, यही वाला, ठीक है, ये हम लोग का है इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 2 इसका आंसर देखो, हम दिखाते हैं तुम लोग को कितना आया था। इसका आंसर हम लोग का आया था 19,900 प्रॉफिट। क्या ब्रांच अकाउंट ओपन करके भी आएगा? हाँ, 19,900 ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर गलत हुआ है। ठीक है, तो देखो आता है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमें 7 लेजर्स ओपन नहीं करना है, ओनली एंड ओनली ब्रांच अकाउंट ओपन करना है। ब्रांच अकाउंट का नाम क्या है? दिल्ली ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम दिल्ली ब्रांच लिख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ये सब और नहीं लिख रहा है, इसमें टाइम जाता है। तुम लोग जब एग्जाम में करोगे एक ही क्वेश्चन आएगा, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ही करना। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना चाहिए अगर कुछ ओपनिंग एसेट है तो। ठीक है, और अगर कुछ क्लोजिंग एसेट है और उसके साथ साथ लाइबिलिटी।
अब मुझे नहीं पता लाइबिलिटी है कि नहीं, याद तो नहीं है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच, हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस व्हिच वेर मेड बाय ब्रांच। ठीक है, तो हेड ऑफिस सारे एक्सपेंसेस पे करता है ब्रांच के बिहाफ में, सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस नहीं करता है, पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे करता है, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है। क्योंकि कुछ तो जो है वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, वो किसी बात पे हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो क्वेश्चन तो एक बार पढ़ा हुआ ही है, तो तुम लोग को याद आ जाएगा धीरे धीरे। देखो बोल रहा है कि सारे कैश जो भी कलेक्ट होता है ब्रांच में, वो ब्रांच जो है डे टू डे उस पैसे को हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में दे देता है। अच्छा, यहाँ पर टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का ये देखो, ओपनिंग का स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। ठीक है, तो ये तीन हम लोग को लिख लेना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस। फिर बोला है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये भी आ जाएगा हमारे ब्रांच अकाउंट में। क्या क्या आएगा वो हम लिख रहे हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न हुआ है, तो ये भी ब्रांच अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है। फिर बोल रहा है कैश सेल, क्रेडिट सेल, तो ये इससे जितना रेमिटेंस हुआ है वो दिखाएंगे। सेल तो कस्टमर और ब्रांच के बीच का होता है, तो ये अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन जितना रेमिट हुआ है उतना आएगा। तो रेमिटेंस हमें निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो। अलाउंस टू कस्टमर, ये भी हम लोग के डेटर अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये हम लोग का डेटर अकाउंट बनेगा, वहां पर आएगा। क्रेडिट सेल भी डेटर अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर, ये भी डेटर अकाउंट में आएगा। ये जो बैड डेप्ट है, ये जो बैड डेप्ट है, ये भी डेटर अकाउंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है डेटर और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये भी मेरा इधर आएगा रिटर्न। ठीक है, ये भी डेटर अकाउंट में आएगा। फिर बोल रहा है सैलरी, वेजेस, रेंट एंड रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे किया होगा बिहाफ ऑफ ब्रांच। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि ब्रांच का सारा खर्चा हेड ऑफिस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के। ठीक है, तो ये सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंस, सारे खर्चे हेड ऑफिस ने पे किए। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन किसका हो गया? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ही हो गया। मतलब ब्रांच ने, ऑब्वियसली ब्रांच के वहां पर खर्चा हुआ है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। पेमेंट किसको करेगा? थर्ड पार्टी को ऑब्वियसली कर रहा है, जिसको सैलरी वेजेस देना है उसी को देगा, लेकिन देना तो चाहिए था ब्रांच को। ब्रांच अगर खुद खर्चा पे करेगा तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस पे करेगा तो जरूर आएगा, क्योंकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, चाहे हम लोग पे किसी को भी करें। अगर ब्रांच खुद पे कर रहा है तो फिर हम लोग मानेंगे ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है। लेकिन ब्रांच के बिहाफ में अगर हेड ऑफिस पे करेगा तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि फिर वो हो जाएगा, हेड ऑफिस उसका डेटा ऐसे रखेगा कि मैंने ब्रांच को इतना पैसा दिया, ठीक है, इस खर्चे के लिए। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, ये भी हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर डेटर अकाउंट में, क्योंकि ये कैश रिसीव कौन करेगा? ब्रांच करेगा। किससे करेगा? डेटर से करेगा। और ये देखो क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश का। ठीक है, यहाँ पेटी कैश 200 है, यहाँ 100 है, अलग अलग है। मतलब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो नहीं होता है, ये नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम है। ठीक है, तो पहले हम लोग जितना भी ओपनिंग एसेट्स है और क्लोजिंग एसेट्स है लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक, डेटर, पेटी कैश लिखते हैं। स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। अमाउंट भी लिख लेते हैं, 7,000, 12,600, 200, 7,000, 12,600 और 200। अच्छा, फिर इसके बाद गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000, तो यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट फ्रॉम, गुड सेंट टू ब्रांच, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि ये अकाउंट बना कौन रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है, ये तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है ना, तो लैंग्वेज फिर ऐसे होना चाहिए। टू गुड सेंट टू ब्रांच 26,000। इसके अलावा ब्रांच को कुछ और पे किया है तो वो भी आ जाएगा। कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये सब हमारा डेटर अकाउंट में आएगा। अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा,
ये वाला गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये आएगा 1000, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, गुड्स रिसीव्ड होने से ऐसे, रिटर्न होने से लिखना पड़ेगा बाई गुड्स, ऑपोजिट एंट्री कर दी, रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के हाइफन दे के रिटर्न लिख देंगे 1000। रिटर्न टू ये हेड ऑफिस है, ये कोई कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न नहीं किया है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है। बाकी ये सब डेटर अकाउंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये खर्चा ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस पे करना है, तो हेड ऑफिस का कैश जाएगा। इसका मतलब कुछ भी गिवन है तो फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, कैश गिवन है। क्यों गिवन है, कैश से क्या हुआ है, सैलरी वेजेस पे हुआ है, रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस 6200, रेंट एंड रेट्स 1200 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, ये भी हमारे डेटर अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक डेटर, पेटी एक्सपेंसेस, स्टॉक डेटर, पेटी कैश, पेटी कैश 6500, 9800 और पेटी कैश है हम लोग का 100, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट करने से ही आंसर आ जाएगा, फिर भी हम मेमो डेटर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अच्छा नहीं, इसमें रेमिटेंस लिखा कहाँ है, रेमिटेंस भी तो लिखना पड़ेगा, बाय बैंक जो रेमिटेंस मिला, रेमिटेंस, रेमिटेंस कौन सा मिलता है, कैश सेल तो मिल ही जाता है, कंफर्म कैश सेल मिल जाता है, क्योंकि पैसा तो हाथ में आ ही गया है 17500। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये दे सकता है हेड ऑफिस को ब्रांच, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखते हैं डेटर से कलेक्शन हमें क्वेश्चन में शायद दिया हुआ था डायरेक्टली। क्रेडिट सेल 28400, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 28500 दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैसे रिसीव हुआ, प्रीवियसली कुछ रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल अमाउंट होगा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है 28500। तो टोटल कितना रिम्बर्स किया होगा, टोटल रिम्बर्स किया होगा, ये हो गया 28 और 17, और यहाँ पर 46,000 हो जाएगा, ठीक है, 46,000 हो जाएगा। अब हम ये समझा रहे हैं कि 28,400 से 28,500 कैसे हो सकता है। तो अगर कंफ्यूजन है, देखो इसमें हमें मेमोरेंडम डेटा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारा डेटा तो हम लोगों ने लिख लिया, आप सिर्फ कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाता। फिर भी हम समझाने के लिए तुम लोग को एक मेमो डेटा बना के जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखो, वैसे यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कुछ मिसिंग होता है तो ही बनाना जरूरी होता है, ये सीखने के लिए बना सकते हैं। टू बैलेंस बीडी, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, सब अवेलेबल है। देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 12,600, क्लोजिंग बैलेंस है 9,800। क्रेडिट सेल का एंट्री, डेटर टू सेल्स, क्रेडिट, क्रेडिट सेल का एंट्री हो जाएगा 28,400, बाई अलाउंस 200, अलाउंस का मतलब छूट देना, 200 का छूट दिया गया है ब्रांच की तरफ से अपने डेटर को। डिस्काउंट 1400, बाई डिस्काउंट 1400, ठीक है। फिर बोल रहा है बैड डेट रिटर्न 600, 500, बाई बैड डेट, बाई रिटर्न 600 और 500, ठीक है। और इधर बोला है कैश रिसीप्ट 28,500, बाई कैश 28,500। अगर सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है तो दोनों साइड ऐड करने से टैली हो जाएगा, देख लो 28,400
प्लस 12,600, तो ये हो गया 41। इधर भी इतना ही आएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। हमारे पास देखो बेसिक सारे डेटा अवेलेबल है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, फिर डेटर का कैश टू सेल्स, और ये देखो कलेक्शन, बाकी ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो भी लिख लिया है। अब जस्ट चेक करके देखो कि हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पर बैलेंस जो है मैच हो जाना चाहिए। देखो 1400 और 600, 2000, 2000 और 500 और 200, 700, 2700, -9,800 और -28,500, ठीक है। तो ये देखो टैली हो गया, टैली तो होना ही था क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसको बनाना नेसेसरी था भी नहीं, जस्ट समझाने के लिए बना दिया। और ये जो क्वेश्चन दिमाग में अराइज अगर हो रहा है कि अगर क्रेडिट सेल 28,400 का था तो कलेक्शन 28,500 का कैसे हो गया, क्योंकि प्रीवियसली तो इतना बाकी था, तो टोटल रिसीवेबल तो इतना था, उसमें से अलाउंस दिया है 200 तो वो रिसीव नहीं होगा, डिस्काउंट दिया है 1400 वो रिसीव नहीं होगा, बैड डेट हुआ है 600 तो ये भी लेस हो जाएगा, ये भी लेस हो जाएगा। तो कलेक्शन टोटल कितना होगा पता है, 41,000 कलेक्शन होने वाला था, जिसमें से ये अमाउंट और कलेक्ट नहीं होगा, कितना, 2,700। अलग अलग रीजन से ये अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा, तो टोटल रिसीवेबल 38,300, तो उसमें से अगर 28,500 रिसीव हुआ है तो इतना बाकी रहेगा, तो इसीलिए ये 28,500 दिख रहा है प्रीवियस ईयर का बैलेंस को मिला के, ठीक है। तो ये इतना हम लोग का कलेक्शन हो गया। अब अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट ये वाला आना चाहिए, यहाँ पर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखेगा ये वाला आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट इसमें नेट प्रॉफिट आता है 9,400, ठीक है। तो देखो 9,400 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर 46,000 प्लस 6,500 प्लस 9,009, 62,000, गलत हुआ ना, 46 प्लस 6,500 प्लस 9,800 प्लस 100, 62,400। ओ यहाँ पर एक और अमाउंट है 1,000, ठीक है, 63,400, वो दिख नहीं रहा था मुझे, उधर चला गया था, 63,400। अच्छा इधर हो जाएगा ये दोनों मिला के 2,000, 8,200, 8,200 और ये हो गया 10,800, 10,800 और ये हो गया मिला के 11,000, तो -11,000, -12,600 और -7,000, 32,800। कुछ गलत होगा कैलकुलेशन में, 12,600, 7,000 प्लस 200 प्लस 26,000, 6,200 और ये 2,000। अच्छा 9,400, देखो सेम आंसर आ गया, टू नेट प्रॉफिट 9,400 नेट प्रॉफिट आ गया। देखो यहाँ पर भी सेम आंसर आया था, मैंने बोला ना कोई भी मेथड से करो आंसर हम लोग का सेम ही आएगा, 9,400 जो है ये आंसर निकल के आएगा नेट प्रॉफिट का। तो सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले किसी और मेथड से किया था अभी इस मेथड से कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार करेंगे जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल मेथड सीखेंगे, ठीक है, तब इस मेथड से फिर से करेंगे, तो ये दो मेथड से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3A, इसमें देखो बोला है कि नहीं इस मेथड से करने के लिए, एक बार चेक करते हैं। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट, नहीं यहाँ पर बोला है सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है, हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नेसेसरी लेजर बोला है, यहाँ कुछ बोला नहीं है मेथड, तो ऐसे क्वेश्चन में ना
तुम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नेसेसरी लेजर में देखो मोर देन वन होगा तभी ऐसे बोलेगा, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है स्टॉक डेटर मेथड को ज्यादा फिट होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को भी ना एक बार जो है इस मेथड से करके देखते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए, ऑलरेडी किया हुआ है, हम दिखाते हैं। ये देखो इलास्ट्रेशन 3A हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी किया है, तो उसमें हम लोग का आंसर कितना आया था यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया था, कहाँ है ब्रांच पीएल, वहां पर दिखेगा। ये देखो 16,250, तो अभी भी हमारा 16,250 आना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सेम आंसर आएगा तो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3A ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये इनवॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनवॉइस वाला तो एक भी हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट मेथड से नहीं किया है, इसीलिए हम करके दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट, मतलब जो है इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस पार्टली बाय द ब्रांच। अब ब्रांच का एक्सपेंसेस कुछ कुछ अमाउंट तक ब्रांच पे करता है, कुछ अमाउंट जो है हेड ऑफिस पे करता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस incurred by the branch every month is sent to the head office। हेड ऑफिस को हर मंथ का एक्सपेंसेस का डिटेल्स ब्रांच भेज देता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो देखो आसानी से समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, 2 लाख का कॉस्ट है जिस कॉस्ट में हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिसीव किया है, इनवॉइस प्राइस पे 2,20,000 दिख रहा है। क्रेडिट सेल दिया है, इनवॉइस प्राइस पे कैश सेल, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दिया है, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस दिया है, बैड डेट रिटर्न ऑफ दिया है, बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को लिख लेते हैं। चलो टू बैलेंस बीडी, फिर देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। टू बैलेंस बीडी स्टॉक डेटर कैश इन हैंड। स्टॉक कितना है, देखो स्टॉक कितना है 25,000। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमें इनवॉइस पे लिखना चाहिए या कॉस्ट पे लिखना चाहिए। तो देखो इनवॉइस पे ही लिखेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस को फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा। हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मैंने इतना, क्योंकि वो तो ब्रांच में निकला हुआ प्रॉफिट देखेगा ना, ब्रांच में निकला हुआ प्रॉफिट देखेगा जो उसका नेट प्रॉफिट ही होगा, लेकिन कैलकुलेशन उसे कैसे करना पड़ेगा। वो इनवॉइस का क्वेश्चन है तो इनवॉइस प्राइस भी लिखेंगे, लेकिन उसका जो लोडिंग है उसे एलिमिनेट करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस में ही दिखेगा, लेकिन इनवॉइस लिख के जो है उसको रिवर्स करना है उस पे लगे हुए लोडिंग को, ठीक है। तो ये रूल्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 25,000 प्लस कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। इतना इनवॉइस प्राइस था। तुम लोग पहले भी किए हो ये वाला क्वेश्चन, वहां पर भी देख सकते हो। ये देखो 20% ऑन कॉस्ट बोला था ना, तो मैंने 20% ऑन कॉस्ट लगा दिया। तो 20% मतलब होता है 1/5, 25,000 का 1/5 5,000 होगा, मतलब ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो लोडिंग कितना हो गया 5,000, 25,000 पे 20% 5,000 लोडिंग, यानी लगाया गया अनरियलाइज प्रॉफिट। उसको किधर लिखना पड़ेगा, जब भी इनवॉइस पे कोई स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे साथ ही साथ उसको रिवर्स भी करेंगे उसके लोडिंग को। तो देखो लोडिंग किधर रिवर्स होगा, अगर इधर मैंने 30,000 लिखा है जबकि ये मेरा एक्चुअली 25,000 है, तो मुझे लेफ्ट हैंड मतलब उसके ऑपोजिट हैंड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। जैसे हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, ये देखो सेम इसी क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 5,000। वही चीज यहाँ पर इसी अकाउंट में बनाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। 25,000 का 20% मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हम लोग का 5,000, ठीक है। अच्छा, अब डेटर देखो, डेटर हाँ, डेटर का देखते हैं कितना दिया है। डेटर का दिया है हम लोग का 32,750, 32,700, ठीक है। अच्छा, कैश इन हैंड 5,000। अच्छा, अब ये सब में थोड़ी ना इनवॉइस होता है कि इसे हमें कुछ भी चेंज वेंज करना है। अच्छा, अब हम लोगों को बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा, तो पीछे लिखते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, बाकी अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी।
स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस पे ही है तो ये डायरेक्टली लिख देंगे 48, नहीं कितना है 28, अच्छा 28,000। और क्या है डेटर 26,000। कैश इन हैंड 2,500। कैश इन हैंड 2,500, ठीक है। तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, मैंने बोला ना हमें रिजर्व को एलिमिनेट कर देना है, क्लोजिंग वाला, ठीक है। यहाँ चाहो तो क्लोजिंग लिख दो, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना होगा 28,000। ये हम लोग का इनवॉइस प्राइस है, इस बात का ध्यान रखो। 28,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 निकालना पड़ेगा। इस पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वो तो हमें कॉस्ट दिया हुआ था तो डायरेक्टली लगा लिया, इस पे डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 28,000 डिवाइड 120 इंटू 20, तो ये आ जाता है कुछ इतना 4666। मतलब हम लोग 4,667 लिख सकते हैं। देखो इसके पहले भी आया था, ये देखो 4,667। ये अलग अकाउंट में दिखता है जब हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं स्टॉक डेटर, लेकिन ये इसी अकाउंट में दिखेगा जब हम लोग यूज करेंगे डेटर मेथड, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को लिख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो 2 लाख, इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो ब्रांच ने गिवन है, ठीक है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब कैसे लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा। तो 2 लाख जो है उस पे और भी हमें 20% एड ऑन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख, कितना हो जाएगा 40,000, 2,40,000, ठीक है। इसका भी हमें रिजर्व लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे बाई गुड्स, ऑपोजिट हैंड में लिखना पड़ेगा, सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट, जो भी लिखना चाहो, 40,000, ठीक है 40,000। क्या ये हम लोगों ने वहां भी रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल किया था। देखो तुम लोग, ये देखो 40,000 ऑपोजिट हैंड में है, यहाँ पर भी ऑपोजिट हैंड में है, ठीक है। और वहां हम लोगों ने 2,40,000 दिखाया था, यहाँ भी दिखाया, देखो यहाँ भी हम लोगों ने दिखाया है 2,40,000, लेकिन इसका जो जर्नल इंटरेस्ट का तरीका अलग है। तो ये मैंने दोनों बाइफरकेशन करके दिखाया था कि कितना एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, और कितना हमारा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा एंट्री होगा, तो हम लोगों ने ये वाला कर दिया, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच के पास लेकिन 2,20,000 का ही स्टॉक रिसीव हुआ, जबकि उसने 2,40,000 का भेजा था इनवॉइस प्राइस पे। ये तो इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस लगाने से तो स्टील इन ट्रांजिट हो गया था। वो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये कंसेप्ट किया था, ट्रांजिट में अभी भी 20,000 फंसा हुआ है, ठीक है, ट्रांजिट में अभी भी 20,000 फंसा हुआ है। तो अब इसका क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, देखो हमें यहाँ पर क्या सोचना है कि अगर ब्रांच के पास से, सॉरी हेड ऑफिस के पास से ब्रांच के लिए कोई स्टॉक चला गया है, निकल गया है, ठीक है, वो 2,40,000 का है इनवॉइस प्राइस पे, जबकि रिसिव 2,20,000 हुआ है, तो 20,000 का रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें स्टील इन ट्रांजिट दिखाना पड़ेगा। अगर कोई चीज स्टील इन ट्रांजिट है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे, उसे हमें क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल तो ब्रांच के पास आके पहुंचेगा। देखो पहले वाले केस में हम लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट करते थे, हम लोग उसको रिवर्स कर देते थे। अगर हम लोग स्टॉक डेटर मेथड यूज करते थे ना, तो देखो हम तुम लोग को याद दिलाते हैं, हम लोग उसको रिवर्स कर देते थे। ये देखो ये 16,667,333 ये ऐड करने से 20,000 आता है। इसमें ब्रांच छोटा था ना, तो वो बोलता था हम इसे रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, मेरे पास नहीं आए तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अभी ब्रांच थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो ब्रांच बोल रहा है ठीक है, मेरे अगर हेड ऑफिस ने भेजा मेरे पास आज नहीं तो कल तो पहुंचेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम इसको दिखा देते हैं कि मेरा अभी ये जो है क्लोजिंग स्टॉक के, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते वैसे लिखेंगे बाई गुड्स स्टील इन ट्रांजिट बोल के हम लोग इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग दिखा देंगे स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट, तो कहां दिखाएंगे, क्लोजिंग में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आके नहीं पहुंचा है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखो यहाँ पर दिखाएंगे स्टॉक में स्टील, स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट, ऐसे करके दिखाएं,
ठीक है। स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट बोल के दिखाएंगे। अच्छा कितना दिखाएंगे यहाँ पर, तो देखो स्टील इन ट्रांजिट कितना हो जाएगा, 240 माइनस 2,20,000, 2,40,000 का भेजा गया था, 2,20,000 रिसीव हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000। तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका भी हमें रिजर्व निकालना पड़ेगा। टू स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट रिजर्व। ठीक है, इसमें रिजर्व कितना होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 333, 4 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया टोटल स्टॉक रिजर्व। फिर कितना आ रहा है इधर, +4,667, तो ये आ रहा है टोटल 8,000। ठीक है, तो मैंने दो अलग अलग करके ही दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके पास और स्टील इन ट्रांजिट का जो स्टॉक है उसमें रिजर्व इतना है, उसका टोटल वैल्यू इतना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है क्रेडिट सेल इतने में हुआ है, कैश सेल इतने में हुआ है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, तो हमें रेमिटेंस वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया है, तो हम लोग ये डायरेक्टली लिखेंगे, हमें कुछ अलग अलग नहीं पता है, डायरेक्टली हमें ये लिखना पड़ेगा, बाई बैंक रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच टू डेटर, 2,22,500, 2,22,000। अच्छा इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, नहीं तो फिर से नहीं लिखे, 2,22,500। ठीक है, इतना हो गया हम लोग का रेमिटेंस बाय बैंक बोल के। अच्छा रेमिटेंस बता दिया था, डायरेक्टली लिख लिया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो फिर ये एंट्री होगा, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किया, हेड ऑफिस कुछ भी देता है ब्रांच को तो वो एंट्री करता है, तो टू साइड में होगा, तो हम इधर लिख देते, इधर जगह है, टू बैंक एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस 12,000। और देखते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये हमारा उसमें जाना चाहिए मेमो डेटर में, बाकी मेमो डेटर इसमें नहीं बना रहे क्योंकि सारा चीज तो बना हुआ है, चाहिए भी नहीं। अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके हमारा प्रॉफिट जो है वो कुछ इतना आना चाहिए। ब्रांच पीएल कहां पर है, इस क्वेश्चन का ब्रांच पीएल ये रहा, 16,250 आना चाहिए। चलो देखते हैं आ रहा है, 45,000 प्लस 2,22,500 प्लस 28,000, 26,000, 2,500, 20,000, 3,44,000 माइनस 30,000 माइनस 27, नहीं 32,750, 32,750 माइनस 5,000 माइनस 2,40,000, 2,40,000, 12,000 और ये आया था 8,000, 16,250। देखो सेम आंसर आया, सेम आंसर ही आना चाहिए चाहे कोई भी मेथड यूज करें। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इस मेथड से करके देख लिया, उसमें भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने स्टॉक डेटर मेथड सीख लिया था, आज हम लोगों ने डेटर मेथड सीख लिया। अभी हमारे पास बाकी है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल मेथड, तो उसका हम थोड़ा सा जो टाइम है उसमें हम जस्ट इसका ओवरव्यू लिखवा देते हैं, क्वेश्चन तो आज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसका ओवरव्यू लिखवाते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है, छोटा सा ही पॉइंट है, इसमें बड़ा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज ब्रांच ट्रेडिंग
एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। इसका नाम ऐसा इसीलिए है, जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, तो यहाँ पर भी वही ट्रेडिंग पीएल बनेगा, इसीलिए इसका नाम है फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। तो पहले लिखो ट्रीट, इसका रूल्स, ट्रीट ईच एक्सपेंस, सॉरी ईच ब्रांच एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है। मतलब इसमें क्या है ना, है डिपेंडेंट मेथड, लेकिन ब्रांच जो है, जैसे स्टॉक डेटर मेथड जब ब्रांच बहुत छोटा होता है, डेटर मेथड जब ब्रांच को थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दे सकते हैं, और ये वाला मेथड है जब ब्रांच अपना अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा सक रहा है, तब हमें फाइनल अकाउंट्स मेथड करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसीलिए हम लोग ब्रांच को सेपरेट एंटिटी, मतलब अलग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इतना केपेबल है ब्रांच। इट इज इजी टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड, इसका बेनिफिट क्या है इस मेथड का, बाकी तो मेथड सीखने में टाइम लगता है, बट ये फटाफट होगा, ठीक है। ये इजी टू प्रिपेयर और अंडरस्टैंड है, और ये फटाफट इसीलिए होगा क्योंकि बचपन से तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, तो तुम लोग को पता है कि कैसे होगा। इट ऑल्सो गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन of all transactions which are ignored in other method, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सारे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, हमें यहाँ पर कुछ चूज नहीं करना होता है कि ये आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेथड्स की तरह ऐसा नहीं है ये इधर आएगा वो उधर आएगा, यहाँ पर हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को नॉर्मल जैसे लिखते हैं ट्रेडिंग पीएल में वैसे लिखेंगे। लेकिन इस पे एक नोट लिखना है हमें, लिखो ओपनिंग स्टॉक कॉमा गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉमा गुड्स रिटर्न by branch and closing stock prepared at cost, ठीक है। ये हमें कॉस्ट में प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे ये देखने में होता है, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो वैसे ही ये देखने में होता। ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर टू opening stock cost to goods sent to branch less return, जैसे तुम लोग लिखते हो ना ओपनिंग स्टॉक परचेस, परचेस से परचेस रिटर्न, वैसे ही परचेस ब्रांच से किया है, हेड ऑफिस से किया है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच लेस रिटर्न। फिर डायरेक्ट परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट परचेस, ये भी आएगा। कुछ अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को डायरेक्टली परचेस करके दिया है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस करके आएगा नॉर्मली। इधर बाय सेल्स कैश क्रेडिट, जैसे आता है फाइनल अकाउंट्स में कैश सेल क्रेडिट सेल, और अगर कुछ रिटर्न हुआ तो
तो रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल से ही होगा, ठीक है। कैश सेल में रिटर्न नहीं होता है। क्रेडिट में अगर किसी को कुछ बेचा है तो वो रिटर्न कर सकता है, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। वैसे आज के डेट पे तुम लोग बोलोगे ऑनलाइन में तो कैश सेल होता है तो भी रिटर्न होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, कैश सेल पे रिटर्न नहीं होता है, क्रेडिट पे ही रिटर्न माना जाता है। अगर कैश में बेच दिया सो बेच दिया और उसका रिटर्न नहीं होता है। बाई एबनॉर्मल लॉस, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में एबनॉर्मल लॉस लिखते हो ना, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर वगैरह होता है तो ऐसे। और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये कुछ डेटा प्रोबेबली होता है इसमें। अच्छा, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पीएल बनाएंगे तो यहाँ पर बाई जीपी ब्रॉट डाउन, बाई जीपी ब्रॉट डाउन। अच्छा, टू ब्रांच एक्सपेंस, पीएल में टू ब्रांच expense, to abnormal loss due to fire, to abnormal loss ड्यू टू फायर, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो देखो इसका लॉजिक जो है ये नॉर्मली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो मेरा स्टॉक कम होगा, ठीक है, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, मतलब मेरा परचेज से वो स्टॉक लेस हो जाना चाहिए, और वो स्टॉक मुझे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट होता है, स्टॉक कॉस्ट के साथ मुझे रेवेन्यू को मैच करवाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें से मैंने मान लो 800 रुपीज का स्टॉक 1000 में बेच दिया, मतलब 200 का प्रॉफिट, और बाकी 200 का स्टॉक में से 100 मेरे पास पड़ा हुआ है, 100 रुपीज का स्टॉक जल गया है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ 200 दिखाना है लेजर में, तो कैसे दिखाएंगे, 1000 रुपए का स्टॉक था, 1000 रुपए का स्टॉक बेचा, 800 का स्टॉक 1000 में बेचा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये वाला 100 और 100 का एबनॉर्मल लॉस वाला स्टॉक जो जल गया, तो इधर हो जाएगा 1200, तब जाके इधर 1200 लिखोगे तो 200 बैलेंस आएगा। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैंने 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा है तो उसका मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए। उसका डिटेल्स क्या है, 800 का स्टॉक बिक गया, 200 में से 100 का स्टॉक जल गया, और 100 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है उसे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और जो जल गया है उसे मुझे एबनॉर्मल लॉस लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 100 नहीं दिखाएंगे, इधर 1100 आएगा तो इधर प्रॉफिट भी गलत दिखेगा। ऐसा इसीलिए दिखेगा कि कॉस्ट को हमें से रेवेन्यू के साथ मैचअप करना चाहिए। जैसे कि अगर इधर हम 1000 रुपए का स्टॉक दिखा रहे तो मुझे इधर भी 1000 रुपए का ही डिटेल्स मिलना चाहिए। तो मुझे कितने का डिटेल्स मिल रहा है, ये तो 800 का है और ये 100 का है, 900 का डिटेल्स मिल रहा है, तब कैसे मैच होगा। इधर 1000 रुपए का स्टॉक है, इधर स्टॉक का वैल्यू 900 हो रहा है, ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इधर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, लेस कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना होता है ना, तो फिर मुझे इधर भी एबनॉर्मल लॉस को दिखाना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी मान लो क्लेम दे रही है, या फिर दे रही है तो मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, तो हम वहां पर जितना लॉस होगा वो पीएल में चार्ज करेंगे। अगर मान लो इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था, पूरा लॉस है, तो पूरे लॉस को यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। अभी मैंने ये तीन ही चीज लिखवाया है, ठीक है। तो कुछ और भी आ सकता है, आएगा नहीं, नॉर्मली यही सब आता है, ठीक है। मतलब अब डिटेल्स में देखो क्या क्या नाम रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, कुछ और नाम भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम तुम लोग को एक हिंट्स दे देते हैं, जो क्वेश्चन तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते। ये वाला क्वेश्चन करके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला भी करके देख सकते हो, और ये वाला, ठीक है। ये जो बैकिंगहैम ब्रदर्स वाला क्वेश्चन है, इसका आज ही देखो हम लोगों ने डेटर मेथड से किया। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, किधर चला जा रहा है, दे सेल गुड्स एट कॉस्ट। हाँ, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है कि ब्रांच का, ये हमें बोला नहीं है कि इस मेथड से बनाओ, लेकिन हम तुम लोग को बोल रहे हैं तुम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से बना के देख सकते हो, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। ये वाला, इसका आंसर हम लोग का आना चाहिए 15,000। आज हम लोगों ने बनाया ना ये वाला क्वेश्चन, रुको हम दिखाते हैं।
इलास्ट्रेशन 1A आज ही हम लोगों ने बनाया है ये बात। 1A देखो इसका 15,000 आंसर है ना। अगर तुम लोग ट्रेडिंग पीएल मेथड से भी करोगे तो इसका आंसर उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे देखो हम बता देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक में ये देखो 24,000 लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस उसमें कितना लिखोगे, प्लस उसमें तुम लोग ये वाला लिखोगे डायरेक्ट परचेज, ठीक है। तो टोटल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, परचेज लिखोगे, ठीक है। परचेज कितना हुआ था ये देखो ये वाला डायरेक्ट परचेज, और यहाँ पर टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस ये वाला लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इधर जो है सेल्स लिख के क्लोजिंग स्टॉक लिख के रिटर्न करोगे। और जो भी देखो ये सब बैड डेप्ट वगैरह था ना, ये देखो डेटर का बैड डेप्ट था, फिर ब्रांच एक्सपेंसेस था, डिस्काउंट अलाउड था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब तुम लोग जो है ये देखो ऊपर था, ये देखो ऊपर था ना, बैड डेप्ट था, डिस्काउंट था, ये सब तुम लोग पीएल में लिखोगे। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में पीएल में लिखते हो ना, जस्ट वैसे ही लिखोगे। तुम लोग का आंसर जो है 15,000 आना चाहिए, ठीक है। 15,000 आंसर आना चाहिए इसका। ये देखो छोटा सा ही है, बन जाएगा 5 मिनट में। चलो फटाफट बना के दिखा देते हैं तो एक आइडिया रहेगा तुम लोग का। अभी बन जाएगा 1A, ठीक है। 1A यहाँ पर नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर ended 31st of March 2001। बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम एक बार दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे तुम लोग बचपन में फाइनल अकाउंट्स किए हो वैसे ही तुम लोग को करना है। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है पहले वो लिखना है। किसका ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली ब्रांच का। और क्वेश्चन तो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 24,000 जो उसने हेड ऑफिस से ट्रांसफर लिया था, प्लस वो नागपुर में बैठे बैठे भी खुद से परचेस करता है, जिसका पैसा ब्रांच भर देता है। उसका भी ओपनिंग स्टॉक देखो हमारा 60,000 दिया हुआ था, लिख लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद कैश सेल क्रेडिट सेल दिया है तो इधर लिखो बाई सेल्स, जैसे लिखते हो कैश क्रेडिट। रिटर्न कुछ था इसमें, हाँ था। देखो कैश है 45 और क्रेडिट है 130, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 45 और 130, ठीक है। तो इसका टोटल करने से होता है 175। इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न, ठीक है। कस्टमर ने अगर कुछ रिटर्न किया है तो रिटर्न किया था, रिटर्न कहाँ पर दिया हुआ है, रिटर्न हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर, नीचे दिया हुआ है। रिटर्न रेमिटेंस दिया है, ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोजिंग, हाँ ये देखो रिटर्न 3,000, ठीक है। तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1,72,000, ठीक है। टू परचेज खुद से जो परचेज किया है, और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो परचेज कितना है, परचेज देखो ये देखो परचेज है 45,000 और गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000, तो यहाँ पर 45 और 60, ठीक है। बस यहाँ और कुछ नहीं आएगा, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो तुम लोग देख लेना चेक करके, 52,000 आएगा, मैंने लिख दिया एक बार, ठीक है। अच्छा इधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का, यहाँ पर तो दिख रहा है 10,000 डायरेक्ट परचेस वाला, और ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस का 15,000, तो टोटल हो जाएगा 25,000। टोटल करने से आता है 1,97,000, और इधर भी 1,97,000 मैंने आंसर किया हुआ है, तो मैंने लिख दिया 52,000। मुझे पता है इसका 52,000 आएगा, लिख लिया। तुम लोग का टास्क कितना है कि इसको एक बार चेक करना, ठीक है, कि 52,000 आ रहा है कि नहीं। अब क्या क्या आएगा यहाँ पर हमारे पीएल में आ जाएगा बैड डेट डिस्काउंट, बैड डेट 1,000, हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। टू डिस्काउंट 2,000, टू डिस्काउंट 2,000, और क्या आएगा, बैड डेप्ट आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि यहाँ पर और क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा,
ब्रांच का एक्सपेंसेस ये देखो 30,000 और पेटी कैश 40,000, तो टू ब्रांच एक्सपेंस 30,000 और टू पेटी एक्सपेंस, जो भी पीएल का आइटम होता है वो आ गया 4,000, ठीक है। इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 52,000, टोटल 52, और इधर हो गया 34 5 6 7 37 माइनस करने से आ जाएगा 15,000, 52,000 टू ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर देखो 15,000 ही आ गया था, इसके पहले भी हम लोग का आया था। चलो इसी में है 15,000 ही आया था, यहीं पर दिखा देते, 15,000 आया था, ये देखो इस मेथड से 15,000 आ गया। ये आसान है, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बचपन में करते हो वैसे ही करना है। तो जो भी ट्रेडिंग में आता है वो ट्रेडिंग में लिखना है, जो पीएल में आता है वो पीएल में लिखना है। बाकी अमाउंट क्यों नहीं आया देखो, ये सब जो है क्लोजिंग डेटर है, ठीक है। तो डेटर तो हमारा बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो यहाँ पर कैसे आएगा, और यहाँ तक अगर देखोगे यहाँ तक और उसके ऊपर वाला डेटा तो ओपनिंग डेटर है, सॉरी ओपनिंग एसेट है। तो एसेट हम लोग का ये क्लोजिंग एसेट है, ठीक है। एसेट हम लोग का बैलेंस शीट में आता है, ऊपर है ओपनिंग एसेट, ओपनिंग एसेट भी हम लोग का बैलेंस शीट में आता है, तो वो नहीं आएगा। कैश सेल क्रेडिट सेल तो आ गया, डायरेक्ट परचेस भी आया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर वो हम लोगों ने जो है एडजस्ट कर दिया, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, ये भी हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम पेटी, ये देखो पेटी एक्सपेंसेस के लिए ये भी पीएल में चला गया, ये पीएल में चला गया, ये ट्रेडिंग में चला गया, ठीक है, ये ट्रेडिंग में एडजस्ट हो गया, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। अच्छा इधर देखो ब्रांच एक्सपेंसेस ये हम लोग का पीएल में जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक वाला ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाएगा ट्रेडिंग में। बाकी ये सब बैलेंस शीट का आइटम है इसीलिए नहीं आया, ठीक है। अच्छा और देखो इधर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये देखो ये भी हमारा बैलेंस शीट में आएगा, ये भी बैलेंस शीट में आएगा, इस मेथड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और ये 24 तो हम लोगों ने लिया ही है, वहां पर एड ऑन किया है। बैड डेप्ट ये हम लोग का पीएल में आएगा, डिस्काउंट ये भी हम लोग का पीएल में आएगा। रहा रेमिटेंस का बात, रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग का कौन सा मेथड है, ये ट्रेडिंग पीएल मेथड है, तो वहां पर हम लोग रेमिटेंस नहीं लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, ठीक है। रेमिटेंस क्या हुआ नहीं हुआ वो हमें लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं, वो दूसरे मेथड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। आई होप मैंने थोड़ा जल्दी बताया लेकिन समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम लोग का आसान है ये वाला मेथड, ठीक है। इसके बाद तुम लोग का होमवर्क रहेगा ये वाला, सेल वेल कंपनी बोल के एक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद है शायद, यहाँ एक डेटर मेथड से दिया है, ये कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। इलास्ट्रेशन ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ भी एक क्वेश्चन देख सकते हो, डेटर मेथड से करने बोला, इलास्ट्रेशन 3B ये मैंने करवा दिया। 3A जो है वो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड फॉलो करके, ये 3A वाला ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। तो हम तुम लोग को ये वाला होमवर्क देते हैं, सेल वेल वाला क्वेश्चन, इसमें तुम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इलास्ट्रेशन 5 भी कर सकते हो जिसमें ट्रेडिंग मेथड बोला है, तो तुम लोग का दो मेथड अलग अलग मेथड से मैंने होमवर्क दिया ताकि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और कुछ नहीं देना है मुझे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।